तो आज के पॉडकास्ट में हम लोगों को आईपीएल से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स कवर करने हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं कुछ टीम्स को कवर करते हुए। प्लस हम लोग को कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ें को भी बातें करनी है जो कि अभी रिसेंटली निकल के आई हैं, थोड़ी अननेसेसरी डिबेट्स हैं ये, जैसे कि विराट कोहली वर्सेस बुमराह, जो फिटनेस बैटल भाई साहब, वन साइडेड क्रिकेट बैटल हो रखा है। ये अभी किसके साइड से वन साइडेड है ये पता चलेगा हम लोगों को। और चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी चीज़ें निकल के आई हैं। क्या इंडिया ट्रैवल करेगी, क्या वो नहीं करेगी, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे आपको मतलब ऐसे न्यूज़ निकल के आए, इससे थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड न्यूज़, जस्ट टू से द लीस्ट। प्लस आई थिंक फुटबॉल में भी हम लोगों को रोनाल्डो की बातें करनी है। फुटबॉल में आई थिंक भाई रोनाल्डो ने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया तो वो भी हमें कंटेंट देता रहता है, खुद का कंटेंट बना के। बट दिस टाइम आई थिंक काफ़ी अच्छा था, उसने यूनाइटेड की बात करी है, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। टेन हैग पे थोड़े इनडायरेक्ट शॉट्स लिए, सो उसको डिटेल में बात करेंगे कितनी चीज़ वो वैलिड है कितनी नहीं है। बट बिफोर यू मूव अहेड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को रात को 8 बजे पॉडकास्ट डालते हैं। आई थिंक विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पॉडकास्ट। आईपीएल की बातें करेंगे एंड बात ऑफ कोर्स हम करेंगे अपनी केकेआर से। केकेआर के चलते हुए एक बहुत ही बड़ी रूमर ही निकल के आ रही है कि अपेरेंटली श्रेयस अय्यर की रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हुए ये लोग अब श्रेयस अय्यर को रिलीज करने का मन बैठा चुके हैं। और ये सिर्फ रीसेंट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर ही नहीं आ रही है। जिनको नहीं पता मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये एक्चुअली में चीज़ काफ़ी टाइम से चलते हुए आ रही है। अभी रिसेंटली सूर्य कुमार यादव का भी पूरा सागा आया था बीच में, जब ऐसे रूमर्स फैले थे कि आप सूर्य कुमार यादव को परचेज करेंगे ऑक्शन में जाकर, एंड श्रेयस अय्यर को परहैप्स अगर वो परचेज ना भी कर पाए तो ट्रेड ऑफ कर देंगे सूर्य कुमार के अगेंस्ट। वो चीज़ मोस्ट लाइकली अब वो डिसमेंटल हो चुकी है। बट श्रेयस अय्यर का जाना जो है वो काफी सारे सोर्सेस काफी टाइम से कह रहे थे, इवन बिफोर द सूर्य कुमार यादव सागा। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दुलीप ट्रॉफी चल रही थी, वहां पे वो डी टीम का कैप्टन था। पता क्या, चश्मे पहन के आया था ना। भाई मैं चाह रहा था कि वो फोटो ना थंबनेल पे लगे, पर वो अच्छी फोटो मिल नहीं रही थी उसकी कोई। तो मतलब वो जो एंटीक्स वगैरह उसके साथ हुए हैं, प्लस वो 2 मैचेस खेले, दोनों हार गए, तो अब दे कैन नॉट विन द ट्रॉफी। एंड खुद का बैटिंग रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं चल रहा है। प्लस एक और रीज़न ये है कि अपेरेंटली मैनेजमेंट को ऐसा भी लगता है कि ये बंदा अभी टेस्ट की स्क्वाड में तो आने नहीं वाला इंडिया की, ठीक है, T20 की स्क्वाड में भी नहीं आने वाला, क्योंकि नंबर 3 पे अभी सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, शुभमन गिल भी है कंटेंशन में, अभिषेक शर्मा भी हैं, संजू सैमसन भी बोलेंगे, ऋषभ पंत भी बोलेंगे, तो काफ़ी लोगों की लाइन लगी हुई है। श्रेयस अय्यर अभी दूर दूर तक नहीं है कंटेंशन में। अब बस सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट और वो हो ही कितना रहा है, और क्या वो होगा तो भी गारंटी है कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे, क्योंकि अब क्या होने वाला है, ऋषभ पंत को मोस्ट लाइकली ये लोग ओडीआई टीम में रखेंगे। तो केएल राहुल को बोला जाएगा शायद कि नंबर 4 पे खेले, अगर वो नंबर 5 पे फिट नहीं हो रहे तो बेसिकली श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन बन सकता है, बिकॉज लाइक इट और नॉट ऋषभ पंत विल बी प्रेफर्ड। तो एंड वहाँ पे रियान पराग जैसे बंदे भी निकल के आ रहे हैं जो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो बेसिकली श्रेयस अय्यर का इंडियन टीम के साथ फ्यूचर बहुत डाउट में है। प्लस अनफॉर्चुनेटली वो अपना ये डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके चलते हुए ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे केसेस निकल के आ रहे हैं कि मैनेजमेंट केकेआर की चाहती है कि शायद हम मूव ऑन कर जाएं। तो मतलब बाय रिलीज डज दिस मीन कि लोग आरटीएम में भी ट्राई नहीं करेंगे, जान ही दे रहे हैं, मतलब हाँ टीम से मूव ऑन करवाने का। वेरी ऑनेस्टली आई थिंक ये डम मूव हो सकता है केकेआर से, बिकॉज मतलब ये तो डम मूव हो गई, पर जैसे ये एक न्यूज़ निकल के आ रही है, पहले तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ एलिजिबिलिटी है भी कि नहीं है। यार सेंस तो बना रही है, अगर वो थ्रू आउट द ईयर बहुत कम मैचेस खेलने वाला है तो कैसे वो प्रिपेयर रहेगा आईपीएल के लिए। पर उस बंदे ने अभी आईपीएल जिताया भाई, वही मतलब, बट वही ना कि उसकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, प्लस अभी इतने सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं, वो जो कोर टीम थी वो जाने वाली है, गौतम गंभीर जा चुका है, कोचेस सारे जा चुकी है, एकदम रिवैम्प होने वाली है चीज़ें। तो जितनी ब्राइट चीज़ें थी लास्ट सीजन, मतलब आई थिंक 99% वही है कि वो इस सीजन उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होंगी चीज़ें। हाँ, पिछली बार तो अनरियल सीजन था ना, मतलब वो रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्स अलाइन हर साल तो होने नहीं वाले आपके लिए। सो डेफिनेटली उसने आईपीएल जिता दिया, एंड दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि इसमें सेंस तो है, लॉजिक तो है थोड़ा बहुत, बट इसका लॉजिक मेरे हिसाब से केकेआर के लिए तभी बनता अगर ये लोग एक सूर्य कुमार यादव जैसा कैप्टन लेके आते हैं इसकी जगह पे। मतलब आपके पास कोई आईपीएल विनिंग कैप्टन आप हटा रहे हो, उसके बदले कौन लेके आ रहे हो? क्या वो रोहित शर्मा जैसे लेवल का प्लेयर होगा जिसकी कैप्टनसी बहुत तगड़ी होगी? आई थिंक तभी सेंस बनाता है, क्योंकि इधर वे यार आईपीएल विनिंग कैप्टन आपको लाने इतने डिफिकल्ट होते ही कितने हैं। पर लोग आर्ग्यू करेंगे कि सूर्य कुमार यादव भी कोई खास अभी कुछ प्रूफ करके दिखाया नहीं है कप्तानी। डेफिनेटली, बट आई थिंक पॉइंट वही है कि एक तो वो बैटिंग में अपग्रेड देता, प्लस वो पूरी T20 कैप्टनसी संभालने वाला इंडियन टीम की। सो
वेदर उसने आईपीएल जीता है नहीं जीता, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस तो है उसके अंदर। एग्जैक्टली। देखो मुझे टू स्टार्ट विद मुझे पर्सनली लगता है कि ये रूमर एकदम बेसलेस है। अच्छा ओके। मुझे तो नहीं लगता कि जाने वाला है वो, एंड आई थिंक थोड़ा गलत भी होगा अगर उसको जाने देते हैं तो। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर रखी जब स्काई के रूमर आए थे कि ऑल्दो मैं खुद पर्सनली स्काई को प्रेफर करूंगा, बट इस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता कि श्रेयस अय्यर को अगर निकाला जाता है तो वो अनफेयर ही होगा। क्योंकि जो बंदा आपको आईपीएल जिता रहा है, अब आप जितना भी कह लो जीजी इफेक्ट है, ये है वो है, ऑक्शन बहुत अच्छा चला गया, स्टार्स अलाइन हो गए, बट आप क्या इन सारे फैक्टर्स को क्रेडिट देकर एकदम ही श्रेयस अय्यर से पूरा क्रेडिट छीन लोगे? तो कुछ तो हाथ रहा होगा ना उस बंदे का भी, एंड सब लोग तारीफ करते हैं, अभिषेक नायर ने भी कितना प्रेस करा उसको, राइट। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस रूमर में कोई भी स्ट्रेंथ है। केकेआर की मैनेजमेंट इज नोन टू बी वन ऑफ द बेटर मैनेजमेंट्स इन द आईपीएल, जो सेंसिबल मैनेजमेंट्स होती हैं, तभी 3 ट्रॉफी हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतना क्या कहते हैं शॉर्ट इनपुट बेस्ड डिसीजन लेंगे। शॉर्ट इनपुट बेस्ड मतलब कि पिछले 3-4 महीने का उसका डेटा निकाल लिया, रिएक्शनरी बहुत, हाँ बहुत रिएक्शनरी हो जाएगा। प्लस यार अभी वैसी आपकी मैनेजमेंट अभी पूरी जो है हिल चुकी है, कोई बचा नहीं है मोस्टली, और वो अभी रिप्लेस हो नहीं पा रही है। उसके भी अभी मैं बात करनी है सेगमेंट में कि कौन से रूमर्स आ रहे हैं। आप ऑन टॉप ऑफ दैट अपना कैप्टन भी शेकअप कर दोगे तो बेसिकली आपने पूरा अपना लीडरशिप का कोर ही हटा दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप मेगा ऑक्शन में वो चीज़ रिक्रिएट कर रहे हो एकदम से आके, जहाँ पे अभी इसकी बात हमें करनी है कैसे जो है रूल्स का जो डिक्लेरेशन है वो डिले हो ही जा रहा है। तो आपको ज़्यादा टाइम मिलने नहीं वाला प्रिपेयर करने के लिए कि आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कौन से प्लेस को टारगेट करना है। ऐसे में आप एक अपने लीडर को भी जाने दोगे, अपना सरदर्दी और बढ़ाओगे, क्योंकि तुम खुद सोचो ना, अगर अभी सितंबर के एंड तक मान लो आ भी जाते हैं रूल्स, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे आगे, और अपेरेंटली नवंबर 15 तक आपको सारे अपने सबमिट करने हैं रिटेंशन लिस्ट वगैरह। ओके तो 1.5 महीना मिल रहा है आपको बेसिकली। 1.5 महीने में आपको पूरे 20-25 प्लेयर्स की जो स्क्वाड आपको टारगेट करनी है वो सब की आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसको सोच के आप डिसाइड करोगे आपको कौन से प्लेयर रिटेन करने और कौन से आरटीएम में टारगेट करने। ऊपर से अगर आप अब कैप्टन को भी हटा दोगे तो आपको उसके लिए एडेड रिसर्च और करनी पड़ेगी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर, और रिसर्च करने के लिए भी आपकी मैनेजमेंट भी तैयार नहीं है पूरी, पहले वो भी खरीदनी पड़ेगी। राइट। तो मुझे लगता है केकेआर इस पोजिशन में ही नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो श्रेयस अय्यर को जाने देती आसानी से। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा है कि भाई अब सब चेंज हो रहा है तो चेंज ही कर देते हैं? पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कोई आदमी ऐसा क्यों चाहेगा जब आप आईपीएल की हिस्ट्री का मोस्ट डोमिनेटिंग सीजन देख के आए हो। तो फेयर, जब चीजें सही हैं तो उसको तोड़ क्यों रहे हो? टूट रही है वो मजबूरी है क्योंकि ऑक्शन हो रहा है, पर ये भी फैक्ट है कि केकेआर ही वो टीम है जो कि 8-9 रिटेंशंस मांग रही है, विच क्लियरली मीन्स कि वो सेम टीम के साथ जाना चाहते हैं, एंड सेम टीम विल नॉट बी द सेम विदाउट द सेम लीडर। तो क्लियरली मुझे तो लगता है श्रेयस अय्यर वाला जो रूमर है वो काफ़ी बेसलेस है। इस पूरे पॉडकास्ट का ये थीम रहेगा, हम लोग सारे रूमर्स को या तो कॉल आउट करेंगे या तो एक्नॉलेज करेंगे। बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा वरिंग है। एंड मतलब वो पूरा जो अभी तुमने बताया कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का, वो फेयर लॉजिक है भाई। क्या अगर उसको थ्रू आउट द ईयर बहुत कम चांसेस मिलने वाले खेलने के, तो वो अनफेयर भी होगा कायदे से एक्सपेक्ट करना उससे कि वो भाई 2 महीने में आएगा और 2 महीने में तोड़ के चला जाएगा। तुम डोमेस्टिक कितना भी खेल लो, बट जब तुम आईपीएल में आके इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस कर रहे हो उस प्रेशर में एज अ कैप्टन उसका ही प्रेशर और है, तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम हो ही जाता है डेफिनेटली। एंड मुझे लगता है अगर केकेआर इस अप्रोच को लेकर कुछ सोच रही है कि इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, देन अगेन मैं अभी भी उस पर स्टिक करूंगा कि या तो भाई आप एक प्रॉपर आईपीएल विनिंग कैप्टन ही लेके आ रहे हो उसको रिप्लेस करने के लिए, अदरवाइज आपको अनफॉर्चुनेटली उसे टीम में रखना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी गुड कैप्टन। अनफॉर्चुनेटली क्या बात है भाई इसमें? यार बैटिंग में वेरी ऑनेस्टली आई डोंट थिंक वो उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट वही है ना कि एक तरीके से उसकी तारीफ भी यही है कि उसकी कैप्टनसी इतनी अच्छी है कि आपको स्टिल उसको रखना पड़ेगा बिकॉज ही इज आईपीएल विनिंग कैप्टन। रोहित शर्मा के लिए भी लोग कहते तो यही है ना कि आईपीएल में नहीं चलता, बट उसकी लीडरशिप स्किल्स इतनी अच्छी हैं, प्लस ऑब्वियसली उसका स्टैचर बहुत बड़ा है, ऑन अ गिवन डे वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, वो तो है ही, बट इन जनरल ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म बहुत अच्छे से आईपीएल में। तो राइट नाउ अय्यर भी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहा, बट उसकी कैप्टेंसी इज दैट फैक्टर जो सिंगल हैंडेडली उसे टीम के अंदर रख सकती है। बट डू यू थिंक ही विल बी स्टेइंग एट केकेआर? हाँ। क्यों? फॉर व्हाट रीजंस? भाई बहुत इलॉजिकल लगता है मुझे कि उसे जाने देंगे। अभी तो तुम कहते सेंस बनता है। नहीं मतलब इस लॉजिक सेंस बनता है, बट क्या आप क्या आईपीएल विनिंग कैप्टन लेके आ रहे हो आप उसकी जगह? कुछ है ही नहीं कैप्टन, इससे बेटर आप कैप्टन कौन सा अवेलेबल है? रोहित शर्मा का देना कि वो रूमर्स आ रही थी कि वापस रुक जाएगा,
अगर वो आई सारे थिंक रोहित शर्मा का अगर चॉइस होता भी तो भी आई थिंक इट डज नॉट ले नहीं सकते, हाँ मतलब आई थिंक अय्यर रहना वैसे भी बेटर ही होगा। तो क्या आप उस कैलिबर का एक और कैप्टन लेके आ रहे हो? आई डोंट थिंक सो कोई अवेलेबल ही है। मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट सेंस बनाती है, वो सूर्य कुमार यादव, अगर वो आता है तो। एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल जो कमेंट भी करते हैं, ऑफ कोर्स हो सकता है कि हम कैप्टनसी वाले एरिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बट अगर श्रेयस अय्यर इतना ही बेटर कैप्टन होता तो इंडियन टीम भी T20 में उसको कंसिडर नहीं करती कैप्टन बनाने का। सिर्फ स्काई को भी कंसिडर करा जा रहा है, तो कुछ तो बात होगी स्काई में। मैं अभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बेटर कैप्टन ही है, बट जस्ट बिकॉज एक IPL टाइटल आ गया इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे में वर्दीनेस नहीं है। वो इंडियन टीम का कैप्टन होने वाला है, 2 साल में वर्ल्ड कप में लीड करेगा हमें घर पे हमारे। प्लस बैटिंग में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं भाई, तो एनी डे आई वुड हैव स्काई ओवर श्रेयस अय्यर। बट एनी गाय अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब ऐसा कोई भी क्या बंदा है इंडियन बंदा कोई जो कि आके हमें परफॉर्म भी करके देगा अपने स्किल में, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, प्लस श्रेयस अय्यर से कप्तानी में बेटर है। कप्तानी बेटर तो आई डोंट नो, बट अगर बाई चांस बुमराह रिलीज हो जाता है तो फिर तो केकेआर को बनना भी चाहता है। हाँ, तो केकेआर को तो फिर पागलों की तरह पीछे पड़ जाना चाहिए उसके। वो तो हर टीम पड़ेगी भाई। हाँ, अगर वो कैप्टेंसी मांग रहा है तो भी भाई दे दो, ही इज टू गुड अ प्लेयर। तो आई थिंक बुमराह जैसा प्लेयर आ रहा है तो फिर उसके लिए जाना चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट श्रेयस अय्यर को रखना पड़ेगा। आई थिंक इसी रीजन के चक्कर में मुझे भी लगता है कि श्रेयस अय्यर विल बी स्टिंग, एंड मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज होऊंगा अगर श्रेयस अय्यर जाते हैं तो। ऑल्दो इन सेइंग दैट मैं एक लास्ट चीज़ जरूर बोलूँगा, ऐसे भी सोर्सेज बोलते थे कि श्रेयस अय्यर एक्चुअली जाना चाहता था कि हाँ, वो क्या इवन लास्ट सीजन क्या है वो बताना जरा। कुछ ऐसे रूमर्स आए थे कि नॉट ओनली दिस सीजन बट गौतम गंभीर के आने से पहले भी लास्ट सीजन की बिगनिंग में तब भी श्रेयस अय्यर कायदे से रुकना चाहता नहीं था, बट गंभीर आया, उसने अपना जो भी स्ट्रैटेजी रखी, जो भी अपना प्लान रखा, उसमें थोड़ा कन्विंस हुआ कि चलो एक सीजन और रुकते हैं, देन ऑब्वियसली एंडेड अप विनिंग द IPL। बट उसका मन ऐसा कुछ खास है नहीं केकेआर में रुकने का, विच इज़ ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि आई थिंक किसी भी फैन में ये थॉट था नहीं एक्चुअली में कि श्रेयस अय्यर खुद नहीं रुकना चाहता केकेआर में। Although once again I hope this is just a rumor. पर काफी जगह से ये चीज सेम चीज बोली गई है, तो आई वंडर कि क्या ये सच है कहीं ना कहीं। बट एनीवे, जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है केकेआर के लिए वो ये होने वाला है कि जो मेंटरशिप का रोल है और रादर जो मैनेजमेंट का रोल है उसको लेके फाइनली कुछ नामों के रूमर्स आने लग गए हैं। अभी बहुत टाइम तक रूमर्स आ ही नहीं रहते, एंड सैडली फॉर केकेआर फैंस ओवेन मॉर्गन का नाम अभी तक नहीं आया है। एंड आई थिंक ये ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड ही है कि ओवेन मॉर्गन बनने भी नहीं वाले। अपेरेंटली ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि वो कोई भी अभी जॉब टेकअप करे मैनेजमेंट में किसी भी टीम की, सिर्फ केकेआर की बात नहीं हो रही है। आई एम श्योर जिस दिन वो IPL में एक मैनेजमेंट रोल में आना चाहेंगे वो केकेआर को ही प्रेफर करेंगे। खुद ही उन्होंने कह रखा कि मेरे लिए 100 स्पॉट है केकेआर का एक। बट क्योंकि वो नहीं आने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेम अभी चल रहा है मार्केट में वो है जाक कालिस का। ओके, एंड जाक कालिस का एक्चुअली में देखो, जिन लोगों ने IPL थोड़ा लेट देखना शुरू करा है वो तो ये सोचेंगे कि भाई क्या मस्त पर्सनैलिटी है, लेजेंड है गेम का, बट एक्चुअली में उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा नहीं है मैनेजमेंट में। ओके, मतलब केकेआर से ही उसने 2018 में मैनेजमेंट में था, वो बहुत ही रद्दी ऑप्शन गया था केकेआर का, एंड कोई माहौल भी बहुत अच्छा था नहीं उस टाइम पे। कई लोगों को शायद याद नहीं होगा, दिनेश कार्तिक के अंडर रसल वगैरह का भी उस टाइम पे वो आया था कि भाई मेरे को बैटिंग ऊपर करने को ही नहीं मिलती है वगैरह वगैरह, थोड़े टेंशन थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो जो गंभीर के अंदर हम कहते हैं कि माहौल बहुत अच्छा रहा है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, टीम में यूनिटी बहुत थी, एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ था जाक कालिस के अंडर। प्लस एक फॉरेन प्लेयर इंडियन डोमेस्टिक सर्किट को कितने अच्छे से समझता है, ऑक्शन में कैसे परफॉर्म कर पाएगा मुझे तो समझ में आ नहीं रहा। एक तो अभी तो मतलब 2018 के बाद से क्या वो इन्वॉल्व रहा है IPL में? आई थिंक जब से केकेआर की जॉब छोड़ी तब से तो नहीं रहा है, तो फिर तो प्रॉब्ली और डिफिकल्ट होगा। हाँ, प्रॉब्ली और डिफिकल्ट होगा समझना कि कौन कौन से प्लेयर्स अपकमिंग है, किसको ला सकते हैं, क्योंकि सीन में ही नहीं रहा है वो। मतलब मुझे तो ऐसा पर्सनली लगता है कि यार देखो, ऐसा भी नहीं है कि कोई फॉरेन बंदा ना ही कर पाए ऑक्शन को, कुछ लोग एक्सेप्शंस होते भी हैं, बट जाक कालिस का वैसे भी मुझे लगता है कि मैनेजमेंट में रहने का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। फॉरगेट दी ऑक्शन, कई बार ऐसा होता है कि ऑक्शन बहुत अच्छा नहीं गया लेकिन आप उन एवरेज प्लेयर से भी बहुत अच्छा आउटपुट निकलवा देते हो। जाक कालिस का, और वो केकेआर में ही था, कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। तो क्योंकि उसका एसोसिएशन रहा है केकेआर से पहले, यानी वन ऑफ द लेजेंड्स रहे हैं क्लब के, उस चक्कर में उसको वापस ले आओ, क्योंकि एक ईजियर ट्रांजिशन होगा। एक कॉन्टिजेंसी हो रखी है अभी बेसिकली गंभीर के जाने से, एक शॉर्ट टर्म प्लान है ये, तो उसमें वो एक आसान नाम आ जाता है, एक जाक कालिस, दिमाग में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ रही। तो आई होप कि उसी के चक्कर में इसका नाम दे रहे हो लोग। आई थिंक केकेआर फैंस काफी वैसे एक्साइटेड थे इसके बारे में, मतलब जब भी हम ऐसे इसकी बात करते दे आर ऑलवेज कि जाक कालिस ले आते हैं। नहीं, क्या बात नहीं है,
कभी नहीं। ओवेन मॉर्गन को लेके थे, बट रिगार्डलेस जो 2 और नाम आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फर्स्टली रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग का भी ना देखो, ऑल्दो आई कैन एक्सेप्ट कि थोड़ा शेडी है रीजन, क्योंकि वो बंदा जब कमेंट्री बॉक्स में बैठा होता है तो जो बोल रहा होता है वही सेटअप हो रहे होते हैं एग्जैक्टली। बट जब वो ऑन ग्राउंड एज अ कोच जाता है तो चीज़ें शायद उतनी अच्छी निकल के अभी तक तो नहीं आई हैं। डेली डेडेविल से हमने देखा, डेली डेडेविल से उनको निकालने का रीज़न भी प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड था कि आपको इतने साल दिए, 5-6 साल जितने भी थे, उसमें हम एक बार भी आईपीएल नहीं जीते हैं, सिर्फ एक बार फाइनल में आए हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड ट्राई समबडी एल्स। अगर ऐसे आपको किसी टीम से हटाया जा रहा है, और हटाया भी किस टीम से जा रहा है जो कि ट्रॉफीलेस टीम है, तो केकेआर में आके क्या आप सही में वो गंभीर के शूज फिलअप कर सकते हो? मुझे लगता है पर्सनली पर्सनालिटी मैच तो है। हाँ, मुझे भी लगता है। जो इंटेंट आप चाहते हो, जो फील्डलेस क्रिकेट आप चाहते हो, वो डेफिनेटली दिखेगा आपको। बट वंस अगेन, क्या आप वो आउटपुट निकाल के दे सकते हो अपने प्लेयर्स में से, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब रिकी पॉन्टिंग को देख के ऐसा लगता तो है भाई कि ये बंदा कर देगा इस अपनी जॉब को, बट वही मतलब आई थिंक इवन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज दिल्ली में जब उसको निकाला गया। एंड वही सौरव गांगुली ने काफ़ी ओपनली आके बोला कि जिस जगह ले जाना चाहिए था प्रोजेक्ट वो फेल करा उसके चक्कर में, एंड दैट इज़ वाई उन्होंने डिसाइड करा कि उसे निकाल देंगे। बट आई जस्ट थिंक वही कि गंभीर और रिकी पॉन्टिंग में काफ़ी तगड़ा पर्सनैलिटी मैच है, एंड ऑब्वियसली मे बी उस लेवल पे ना कर पाए, बट एज यू सेड जैक कालिस का तो रिकॉर्ड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो मे बी जितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे शायद उनमें से सबसे बेटर ऑप्शन रिकी पॉन्टिंग हो। बट पता है पॉइंट क्या है कि रिकी पॉन्टिंग को आप लेके आ तो रहे हो, क्या वो बंदा ऑक्शन में आपकी हेल्प कर सकता है? ऑक्शन में भी आपके पास चंद्रकांत पंडित भाई साहब बैठे हुए हैं। विद ऑल डू रिस्पेक्ट, आई डोंट थिंक ही इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिकल माइंड फॉर एन ऑक्शन आउट देयर। मुझे लगता है पर्सनली अभी हमारा मैनेजमेंट में सिर्फ एक बंदे को आने से तो काम चलने ही नहीं वाला। जब आपके यहाँ से गौतम गंभीर जा चुके हैं, अभिषेक नायर जा चुके हैं, रैंटन जा चुके हैं, आप इन 3 बंदों को सिर्फ एक बंदे से रिप्लेस तो वैसे भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 बंदे तो और लेके आने ही चाहिए। तो रिकी पॉन्टिंग अगर आ भी रहा है, अगर वो इफेक्टिव हो भी सकता है ना, उसकी एफिकेसी ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगी उसको, अगर आप 3 बंदों को काम कराओगे तो मुझे लगता है इन प्रिंसिपल सिर्फ रिकी पॉन्टिंग को लेके आने से सोल्यूशन नहीं होने वाला। अगर उसमें पोटेंशियल है तो भी एक फॉरेनर होते हुए उसको इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंडियन डोमेस्टिक सर्किट का भी ट्रैक रखे, पूरा ऑक्शन भी एस करके दे दे, एंड फिर फील्ड में परफॉर्मेंस ही निकलवा दे। राइट। एंड सो इसी के चलते हुए एक और जो नाम निकल के आ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है आशीष नेहरा का। ओह फाइनली। वो ऐसा बोल रहे हैं कि इफ ही चूजेस टू लीव गुजरात टाइटंस, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं है, तो शायद उसको नॉट एज द मेन कोच बट एक असिस्टेंट रोल में शायद चाहे हो सकता है वो मेंटोरशिप के रोल हो, उसमें आप शायद आशीष नेहरा को अप्रोच कर सकते हो। आई थिंक दिस वुड बी अ ग्रेट मूव, क्योंकि वो गौतम गंभीर का जो वो इंडियन प्लेयर्स से टच में रहने वाला जो एस्पेक्ट है ना, या अभिषेक नायर का, वो कंप्लीट कर सकता है कुछ। व्हाई नॉट द मेन कोच दो? वो शायद रिकी पॉन्टिंग को बनाए या फिर जैक कालिस को बनाए। मतलब क्या इन दोनों में से बेटर चॉइस ही नहीं होगा कि आशीष नेहरा को ही बना दे मेन कोच? यार ऐसा भी तो सकता है ना कि आपने 1-2 बंदों को साइन कर लिया, फिर जो पोजीशन डिसाइड करनी है वो बाद में आपने चेंज कर दी। आशीष नेहरा को मेन कोच बना दिया, जैक कालिस को असिस्टेंट कोच बना दिया चाहो तो। पहले तो अभी मेन बात है कि एटलीस्ट नाम तो आने शुरू हुए मार्केट में, अभी तक तो केकेआर कोई नाम आ ही नहीं रहे थे। नहीं, बट आई थिंक आशीष नेहरा अगर आ जाता तो फिर तो केकेआर के लिए बहुत अच्छा मूव होगा, क्योंकि इन लोगों ने जहीर खान पे मिस आउट कर दिया, वो एलएसजी चला गया बड़ी चुपचाप। बट एग्जैक्टली हाउ लाइकली इज इट, मुझे थोड़ा डाइसी लगता है, क्योंकि गुजरात टाइटंस छोड़ के क्यों आशीष नेहरा का बहुत कम है। हाँ बट ये बोल रहे हैं कि क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज आ रही है कि वो छोड़ सकता है गुजरात टाइटंस, तो केकेआर अपेरेंटली इज हेल बेंट ऑन द फैक्ट कि नेहरा को लेके आना है, एंड आई थिंक ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप होगा। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ अगर नेहरा आने को तैयार है और उसके लिए आपको इतना कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं कि आप पॉन्टिंग और जैक कालिस को नहीं ले पा रहे तो भी चलेगा। आई थिंक प्रायोरिटी नेहरा होनी चाहिए, एक इंडियन प्लेयर हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आई होप कि केकेआर इस डायरेक्शन में और काम करे, क्योंकि वंस अगेन अभी रूल्स आने ही वाले हैं, बस निकल जाएगी बहुत जल्दी और फिर टाइम मिलेगा नहीं रिसर्च करने का, फिर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपका ऑप्शन अच्छा क्यों नहीं है। तो आई होप कि ये लोग जल्दी एक्शन लें इसके ऊपर। रिकी पॉन्टिंग भी ना सटली बार बार हिंट करे जा रहा है कि डीसी वाला स्टिंट मेरा खत्म हो गया है, बट 4-5 लोगों से शायद अभी ऑफर आएगा आईपीएल के अंदर, तो देयर माइट बी एन आईपीएल जॉब अराउंड द कॉर्नर। तो क्लियरली रिकी पॉन्टिंग आईपीएल में एज द कोच ऑफ अ सर्टेन टीम तो जा ही सकता है नेक्स्ट साल। क्या वो केकेआर होगी वो देखने वाली बात है। मुझे लगता है मेरी पर्सनल प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे जैक कालिस, फिर रिकी पॉन्टिंग और सबसे ऊपर आशीष नेहरा। तो लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो। बट नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट द आईपीएल
रिलेटेड न्यूज़ और जो स्पेसिफिक टू आईपीएल होने वाली है। सबसे इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं रिटेंशंस की और जो आरटीएम्स का जो रूल्स है उसके रिगार्डिंग क्या हम लोग को अपडेट्स आए। सबसे पहली बात तो आईपीएल के जो ये रिटेंशन रूल्स होने थे वो अगस्त के एंड तक आने थे और अभी मिड सितंबर हो चुका है, राइट। एंड ये डिले क्यों हो रहा है बेसिकली इसके पीछे का रीज़न आई एम 100% श्योर यही है, काफ़ी सोर्सेज ने भी बोला है। बेसिकली बीसीसीआई अभी तक अपना मन बना नहीं पाई है कि किसकी कैसी सुनी जाए और कितने आरटीएम रखे जाए और कितने रिटेंशन रखे जाए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं इनको डिसाइड करने में कि कैसे आप डिसाइड करो और कैसे कम्युनिकेट करी जाए चीज़। जो टीम चाहती है कि यार कम रिटेंशन हो उनको कैसे बोला जाए, जो ज़्यादा चाहती है उनको कैसे बोला जाए। मैंने भी ये न्यूज़ 1-2 दिन पहले सुनी थी, मुफद्दल वगैरह ने ट्विटर पर डाला था कि मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिटेंशंस का जो भी रूल्स है वो आने में। थोड़ा टाइम मतलब वो कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है। बट हाँ यार मतलब अभी दिसंबर में आपका ऑक्शन होना है, अब तक कायदे से आ जाने चाहिए थे रूल्स ताकि लोग प्रिपेयर कर पाए। अब आधा महीना और लेके अक्टूबर में निकालोगे या फिर क्या पता उसके भी बाद निकालो तो एग्जैक्टली टाइम ही कितना मिलेगा टीम्स को प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में। एज यू सेड मतलब केकेआर जैसी टीम्स का तो अभी तक मैनेजमेंट ही फिक्स नहीं है तो उनको तो और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। सो देन अगेन मतलब ये कितना टाइम लेंगे इसको बताने में अगर, और वो सबसे गुस्सा तब आएगा जब इन लोगों ने टाइम भी पूरा ले लिया और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जो सबको एक्सपेक्टेड था। वैसे ही अनकैप्ड टूर वाला रूल भी आ गया, उसका रिटेंशंस भी। तो अभी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर भी कुछ आया अपडेट। मतलब अगर अल्टीमेटली इतना टाइम लेके आपको वही निकालना है तो आपने तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया टीम्स का। बेसिकली क्या हो रहा है अभी इन लोग की 29 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग है बीसीसीआई की, हर साल होती है जो। तो ये लोग बोल रहे हैं कि शायद उसी के अराउंड ये लोग ऑक्शन के रूल्स भी निकाल। डू यू थिंक इसमें चेंज इसलिए इतना ज़्यादा डिले इसलिए आया क्योंकि एकदम से जयशब आईसीसी में चला जा चुका है and अब बीसीसीआई का दिस कुड बी अ रीजन दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि एकदम से अभी उनकी पोजीशन चल रही है, ऑल्दो 1 दिसंबर से होनी है। अच्छा ओके। ऑफिशियली जब वो सीट पे आएंगे आईसीसी की वो 1 दिसंबर से होगी। बट हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसके चलते हुए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी बिहाइंड द सीन्स वो सब चलनी शुरू हो गई होगी, ट्रांसफर ऑफ पावर होना शुरू हो गया होगा। आईसीसी के क्या आपको पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब समझना शुरू कर दिया होगा जयशा ने, उसमें ऑक्यूपाइड हो गए होंगे। एंड बीसीसीआई में नेक्स्ट बंदा कौन होने वाला उसका काम भी चालू हो गया होगा। तो शायद उसके चलते हुए ये वाला रूल भी डिले हो गया हो, ये एक रीज़न हो सकता है डेफिनेटली। एंड सो इसके चलते हुए बेसिकली बात क्या हो रही है, शायद 29 सितंबर के आसपास आपको रूल्स आते हुए दिखें। क्योंकि ये डिले हुआ है इसलिए अब टीम्स को भी जो लिस्ट रिलीज करनी है अपने रिटेंशंस की वो 15 नवंबर तक पोस्टपोन हो जाएगी। एंड ये भी बोला जा रहा है कि शायद ऑक्शन को दिसंबर से हटा के अर्ली जनवरी में कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी एक होने वाली है क्योंकि वन सेकेंड ये पूरा प्रोसेस डिले हो गया है। ऑल्दो आई होप कि दिसंबर में ही हो जाए। जितना पास ऑक्शन करोगे आईपीएल के उतना ही बेकार है क्योंकि जितना गैप हो ऑक्शन और आईपीएल के बीच में उतना बेटर है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक बीसीसीआई भी ट्राई तो यही करेगी कि अगर अर्ली दिसंबर नहीं तो एंड दिसंबर में हो जाए न्यू ईयर के आसपास। बट तब बीजीटी भी चल रही होगी तो वो सब भी सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे आपको मैनेज करना है। रिगार्डलेस जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आरटीएम रूल्स एंड रिटेंशन रूल्स को लेके, ये अब जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, रूमर्स जो निकल के आ रहे हैं वो ये है कि भाई ये लोग मन बना चुके हैं रिटेंशन तो उनको 4 ही करनी है जो पहले थी, उस पर कोई एडिशन होनी ही नहीं वाला। बस ये है कि शायद आप एक आरटीएम और दे दोगे। अब आरटीएम 1 होंगे या 2 होंगे ये कुछ नहीं बताया अभी, बट मोस्ट लाइकली 1 ही होगा एंड मैक्स टू मैक्स 2 होने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। एंड वो अनकैप्ड वाला है ही कि 4 में 1 अनकैप्ड होगा। तो अब उसका भी ये बात चल रही है कि अनकैप्ड प्लेयर रखना है कि नहीं रखना। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंड बेसिकली इतना सब बहसबाजी होने के बाद इतना टाइम लेने के बाद भी अगर आप सिर्फ 4 रिटेंशन नहीं देना है आपको तो आप चेंज क्या कर रहे हो बेसिकली, बस एक आरटीएम ही तो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। अपेरेंटली ऐसा मतलब मैंने जो डिड्यूस करा है एंड काफ़ी मैंने सुना भी है वो ये है, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये लोग क्यों फाइनली दोबारा 4 रिटेंशन की तरफ ही जा रहे हैं। कोई गैस है तुम्हारा इसको लेकर? 4 रिटेंशन की तरफ क्यों जा रहे हैं वापस? नॉट एग्जैक्टली। फिर भी सोचो क्यों जाएंगे भाई? नहीं, नो आइडिया। क्योंकि अपेरेंटली ब्रॉडकास्टर्स ने बोला है कि भाई हमें मेगा ऑक्शन चाहिए क्योंकि हमें बड़े नाम चाहिए ऑक्शन के अंदर, वरना टीआरपी नहीं आएगी। इसलिए ज़्यादा कम वो रिटेंशन रखो ताकि बड़े प्लेयर को मजबूरन आना पड़े। ओके। तो उसके चलते हुए ये लोग, क्योंकि जय शाह ने भी ओपनली बार बार बोला है कि आप कुछ भी कह लो, मैं सिर्फ प्लेयर्स की या फिर सिर्फ टीम्स की नहीं सुन सकता, मुझे ब्रॉडकास्टर्स की भी सुननी पड़ेगी। एंड इसमें भी बहुत बड़ा रोल ब्रॉडकास्टर्स प्ले करने वाले हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, गेस्ट्स के साथ भी डिस्कस करा हुआ है कैसे
आईपीएल का ऑक्शन जो होता है वो अपने आप में बहुत टीआरपी जनरेट करके देता है, समटाइम्स इवन ग्रेटर देन सम ऑफ द मैचेस इन द आईपीएल। हाँ तो उसमें अगर बड़े नाम नहीं होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। वैसे ही इस बार इतना एंटिसिपेशन है तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि आप उसके ऊपर ही मेंटेन करके चलो उस हाइप को एंड बड़े नामों को लेके आओ। मतलब इट मेक सेंस, बट वही है कि मुझे ये लगता है कि मतलब ये तो बड़ा ऑब्वियस था क्या तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा ब्रॉडकास्टर्स का डिसीजन आने में कि नहीं हम ब्रॉडकास्टर्स चाहते का हैं। डिसीजन थोड़ी आया, ये तो बीसीसीआई बेसिकली मैनूवर कर रही है दोनों पार्टीज के बीच में कि मैं किसको पहले पटाऊं और क्या है ये। ओके इसमें ब्रॉडकास्टर्स का डिसीजन की कोई बात ही नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स का तो हमेशा से ये वो मेंटेन रहा है कि 4 ही चाहिए। भाई। ब्रॉडकास्टर्स तो चाहते ही है ना कि हमेशा जब भी आईपीएल ऑक्शन हो तो उसमें बड़े से बड़े नाम है ताकि टीआरपी ज्यादा हो। तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं तो कोई ना कंप्लेंट है ना कुछ वो है, उनका तो स्टांस हमेशा से ही फर्म है। बॉल इज इन बीसीसीआई's कोर्ट कि आप किसकी सुनना चाहते हो। अगर वो क्लब्स की सुनेंगे तो फिर वो ब्रॉडकास्टर्स को डिसअपॉइंट करेंगे, अगर ब्रॉडकास्टर्स की सुनेंगे तो कुछ क्लब्स को डिसअपॉइंट करेंगे, सारे क्लब्स को नहीं। हाँ तो बेटर ऑप्शन क्या है? अब कम पार्टियों को कब डिसअपॉइंट कर रहे हो जब आप दूसरा ऑप्शन ले रहे हो। तो उसके चलते हुए ज़्यादा रिटेंशन नहीं होंगी मोस्ट लाइकली, एंड सिर्फ एक आरटीएम ही होगा, विच मीन्स कि जितनी भी लड़ाई करी कि केकेआर ने, एसआरएच ने, ऐसी टीम से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुंबई ने, सीएसके ने, कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ये प्रॉपर मेगा ऑक्शन ही होगा। लेट्स सी अब ये हर 5 साल में करते हैं कि नहीं, ऑल्दो वो भी थोड़ा अनलाइकली हो जाएगा अगर ये ब्रॉडकास्टर्स वाला इंटरवेंशन रहता है तो वो चाहेंगे हर 3 साल में बड़ा इवेंट आता रहे, राइट। सो ये सोचने वाली बात है। बट रिगार्डलेस सीएसके ने तो ये कह दिया है कि अगर एक रिटेंशन भी हुई, 2 रिटेंशन भी हुई तो भी धोनी तो जरूर रुकेगा। ये बोल दिया है? हाँ बोल दिया भाई क्या बेवकूफ फ्रेंचाइज है भाई। मतलब मतलब देखो वन सेकंड, अगर ये कैसे बोल सकते हैं भाई? देखो भाई पैसों के मामले में एकदम सेंस बनाता है, ब्रांड वैल्यू से एकदम सेंस बनाता है भाई। मतलब अगर इन्हें ऐसा बोला है ना कि वैसे तो इन्हें पता है कि 4 रिटेंशन वाली, इसलिए इन लोगों ने बोल दिया कि 1-2 होगी तो भी धोनी रुकेगा, जस्ट टू गिव हिम दैट मच इंपॉर्टेंस। बट भाई व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक। मतलब आपने एक तरीके से स्पोर्टिंग साइड एकदम ही नीचे कर दी और मार्केटिंग बिजनेस साइड एकदम ही ऊपर कर दिया। आपने एकदम ही अनबैलेंस कर दिया पूरी चीज को। तो टीम चलाने वाला कैसा आईपीएल जीतना है वो आपका मोटिव रहा ही नहीं एक तरीके से। इट इज अबाउट कि भाई बस कुछ ना कुछ करके धोनी रुक जाए। पर एक वो बात भी तो है ना कि सीएसके आज जो भी है वो सिर्फ धोनी की वजह से है। तो क्या एक वो भी नहीं लगता कि क्या सीएसके आज तक जितना भी अचीव कर पाई है डेफिनेटली धोनी की वजह से है। बट क्या अगले 5 साल में वो धोनी उतना कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि वो और ज्यादा अचीव कर पाएगा? प्लस ये धोनी की फिलोसफी के अगेंस्ट ही जाता है, बिकॉज धोनी को गांगुली ने बनाया था जब गांगुली ने उसको चांस दिया था, एंड फिर धोनी ने ही कहा था कि गांगुली फिट नहीं है टीम में रहने के लिए। एंड मतलब तो इधर उसको भी में निकाला भी एक तरीके से धोनी ने। हाँ, एंड इधर में मतलब धोनी का पूरा करियर ही आप देख लो तो उसका खुद ही असर है कि मैं सेल्फलेस डिसीजंस लूंगा। इंडियन टीम के उसने ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए तो अल्टीमेटली ये पूरा जो डिसीजन होगा वो टीम के अगेंस्ट ही जाएगा एक तरीके से। आई थिंक एट दिस पॉइंट हम सबको अग्री कर लेना चाहिए कि वो आईपीएल को बिजनेस से ट्रीट कर रहे हैं। हाँ पूरे सीएसके फ्रेंचाइज और कुछ है ही नहीं। मतलब थोड़ा अजीब है पता है, क्योंकि मतलब मे बी अब तक हम लोग ये कह नहीं सकते थे क्योंकि अब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। बट जैसे जैसे वो एरा एंड हो रहा है जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी कि क्या डिफरेंस है उसमें। अभी तक हम लोग मे बी नहीं बता पाते ये चीज़ें, बट अब सब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बात तो डेफिनेटली रहेगी। बट एक और जो चीज़ निकल के आ रही है लास्टली, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एसआरएच का सजेशन था मीटिंग के अंदर कि भाई आप जो है नंबर ऑफ रिटेंशन वगैरह तो जो स्पेसिफाई करोगे कर लेना, ये रिटेंशन स्लैब मत दो मेरे को कि पहला जो प्लेयर रिटेन होगा वो 15 करोड़ में होगा, दूसरा 12 करोड़ में होगा, तीसरा 8 करोड़ में होगा। वो चीज़ हम पे छोड़ दो। आप टोटल पर्स बता दो कि मान लो 4 प्लेयर को रिटेन करना तो 40 करोड़ मिलेंगे आपको। अब उसमें मुझे एक बंदे को 25 करोड़ देना है, दूसरे को सिर्फ 3 करोड़ देना है, वो मेरी मर्जी है। तो शायद ये रूल अभी आने वाला है इस साल से कि आपको जितने प्लेयर रिटेन करने हैं, अगर आपको चारों के चारों रिटेन करने तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे मान लो 100 करोड़ का पर्स है, वो भी बढ़ेगा बाय द वे, मान लो 100 करोड़ का पर्स है, आपको 4 प्लेयर रिटेन करने, तो शायद वो बोल देंगे कि फिर आपका 40% पर्स कट हो गया। ये 40% को आप कैसे यूज़ करना चाहते हो आपकी मर्जी है। 40 करोड़ में से आपको 35 करोड़ एक प्लेयर को देना आपकी मर्जी है। तो आई थिंक अगर ये रूल आता है बहुत अच्छा रूल होगा फर्स्ट। आई थिंक फेयर है, क्योंकि आप फिर फेयर वैल्यू पे हर प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, एंड वो जो अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला सीन है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा टॉप रिटेंशन स्लैब पे रिटेन हो रहा है 15 करोड़ में, मान लो वो कह रहा है भाई मेरी एक्चुअल वैल्यू लेकिन 25 करोड़ की है, तो उसे 25 दे दो, तो अंडर द टेबल दे रहे हो पैसे। तो उस चीज को भी टैकल करने के लिए आई थिंक ये अच्छा मूव होने वाला है। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल आईपीएल के तो रिलेटेड अभी जो ऑक्शन और मेगा ऑक्शन को लेके जितने भी न्यूज थे, रूमर्स थे, हमने सारे कवर कर लिए। एक जो लास्ट एस्पेक्ट में बोलना चाहता हूँ विच इज अबाउट केएल राहुल। वो तुम्हें नहीं पता ना क्या हुआ? नहीं। केएल राहुल अभी अपेरेंटली कहीं घूम रहा था
एंड आरसीबी का एक फैन आता, तो वो लोग ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहे थे उससे बात करते वक्त, एंड वो बंदा कहता कि यार मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप आरसीबी आओ इस साल मेगा ऑक्शन में, एंड मतलब कुछ भी करके आप वापस आओ, फिर हमें कब जिताना ऐसे ऐसे करके। एंड केएल राहुल हंसते हुए बोलता है लेट्स होप सो। ओ भाई, तो मतलब ये इट इज वेरी क्लियर कि केएल राहुल खुद तो चाहता है ना वापस। हाँ आई थिंक अगर वो खुद जाता है तो मे बी एलएसजी उतना पुश करेगी भी नहीं उसको रोकने के लिए। अभी After अभी all उन that लोगों ने कहा है happened- कि केएल राहुल इज फैमिली, फैमिली राइट। बट उन लोगों ने उस टाइम पे ये नहीं कहा था कि वो कैप्टन रहने वाला है फिर टीम में रहने वाला है। हाँ मतलब आई थिंक शॉकिंग है भाई, दो पूरे जो मेन पार्टीज हैं पूरी आईपीएल में अपनी टीम के अंदर, स्पेशली जो ओनर है और फिर जो कैप्टन है, वो दोनों एकदम ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो भी इतनी पब्लिकली आके। उसने कहा कि इज अ फैमिली मेंबर, एटलीस्ट चलो कैप्टन नहीं तो एटलीस्ट इफ ही इज अ फैमिली मेंबर देन इट मीन्स कि वो एटलीस्ट टीम में तो रुकने वाला है। एंड देन केएल राहुल कह रहा है आई होप सो, देन इट क्लियरली मीन्स कि वो नहीं चाहता रुकना, एंड मे बी वांट्स कि वो आरसीबी के अंदर आ जाए। आई थिंक केएल राहुल वाली भी सिचुएशन धीरे धीरे वापस फायर पकड़ रही है। बीच में तो ये ठंडी हो गई थी जब ये संजीव गोयनका ने आके सब चीज़ें बोल दी थी। हाँ, पर क्यों बोलेगा भाई केएल राहुल? को समझ में थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं है यार? क्या पता उसे पता ही हो कि मैं जाने ही वाला हूँ मतलब ऑक्शन में। अगर उसे पहले से पता है देन क्या फर्क तो पड़ता फिर है? संजीव गोयनका ये सब क्यों बोल रहा है? फैमिली बोलने की क्या जरूरत है भाई? मे बी उसको अपनी इमेज क्लियर करनी हो, इट कैन बी पूरा एक पीआर देयर आर बेटर वेज टू डू इट रादर देन सीधा टॉप टियर कॉम्प्लीमेंट ही दे के फैमिली है। मतलब और क्या कह सकते हो आप? इतना दिमाग लाने की जरूरत क्या है इसमें? उसने कह दिया फैमिली मेंबर है, देन इट मीन्स कि अब भाई हम तो रोकना चाह रहे हैं, अब केएल राहुल निकलेगा तो उसकी। पर ऐसा नहीं है ना सच्चाई में। हाँ बट मैं वही तो कह रहा हूँ, पीआर खेल है ये। अगर पीआर का मतलब यही तो होता है कि आपकी जो ट्रू इमेज है शायद वो नहीं दिखेगी आउटसाइड पब्लिक को। संजीव गोयनका का लास्ट टीम पीआर मैसिव हिट हुई होगी भाई, जिस तरीके से उसने डांटा था। उसके बाद आप कितने भी केक कटवा लो, कितना भी बोल लो, हाँ लंच करवा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कि आपकी लड़ाई हुई थी। अब उसने आके ऐसी चीजें बोल दिया था, क्लियरली इट मीन्स कि उसने एक तरीके से दिया कि द बॉल इज इन केएल राहुल्स कोर्ट, अब उसकी मर्जी है। पर मतलब केएल राहुल क्लियरली वांट्स टू लीव एलएसजी भाई, ये तो बहुत क्लियर हो गया इस बात से। अगर वो बंदा साफ साफ कह रहा है लेट्स होप सो, आई थिंक देयर वर बेटर वर्ड्स टू चूज अगर वो एक्चुअली में एलएसजी को रिस्पेक्ट करना चाहता तो। अगर कोई बंदा आपकी टीम से खेल रहा है और वो बाहर जाके वीडियोस में ऐसे बोल रहा है किसी और टीम के लिए, तो मैं एज एन ओनर भी नहीं रखना चाहूंगा भाई। फेयर कह सकते हैं। क्यों ही रखोगे? नहीं क्यों ही रखेंगे, बट आई थिंक मे बी सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब है। आई डोंट थिंक केएल राहुल वैसा टाइप का आदमी है जो कि जबरदस्ती में आके लड़ाई करने की कोशिश करेगा या कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश लड़ाई करने की बात ही नहीं है भाई। यू आर बेसिकली पोर्ट्रेइंग योर इंटेंशन वेरी क्लियरली व्हेन आई एम नॉट अराउंड एज एन ओनर। पर्सनली आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आई थिंक ये सब चीज़ें प्रॉपरली बिहाइंड द सीन्स डिस्कस होने के बाद ही हुई है। आई डोंट थिंक केएल राहुल भाई जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब से ना आ जाए या फिर ओनर से ना आ जाए, आपकी एज अ प्लेयर हु इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इतना तो रिस्पेक्ट करना बनता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत करो। आपको 17 करोड़ मिल रहा है, एटलीस्ट उसको डिप्लोमेटिक तरीके से टैकल कर सकते हो। ऐसे हंस के बोल दिया होप्स ऑन आरसीबी के सारे फैंस नाचने लग गए, बट तुम एलएसजी के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज नॉट गुड। हाँ कह सकते हैं। मतलब पर्सनली आई एम कल को लविंग इट भाई। रिंकू सिंह जो है जाके बोल दे पीठ पीछे केकेआर की आई होप्स होगी आरसीबी ले ले मुझे, तो कोई केकेआर फैन खुश होगा? तो एलएसजी फैंस तो काफी गुस्सा होंगे, बट पता नहीं है भी कि पर्सनली नहीं एलएसजी फैंस वैसे तो नहीं होंगे तो है ही भाई, बट पर्सनली एज अ न्यूट्रल फैन मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। एंड मुझे बस वो मसाला देखना था, एंड आई थिंक ऐसे टाइप की चीज़ें जितनी ज़्यादा देखने को मिलेंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑल्दो आरसीबी अगर केएल राहुल को लेती है डज नॉट मेक सेंस टू मी। ऑल्दो मज़ा तो आएगा ही। मजा क्या आएगा? मतलब क्या होने वाला है भाई? अगर स्टार्स इकट्ठा कर रहे हैं वो, चाहे परफॉर्म करे या ना करे, जब पीएसजी ने रामोस मेसी सब उठा लिए थे तो मज़ा तो आया ही था देखने में। अब चाहे वो परफॉर्म कर पाए ना कर पाए, उनका डाउनफॉल देखने में और मज़ा आएगा। बोल दो भाई कि ट्रॉफी नहीं जीतनी, ये पता चले केएल राहुल ट्रॉफी बन के जिता दे भाई क्या पता, हु नोस। बट इससे चलते ये हो जाएगा कि एलएसजी में फिर एज अ कैप्टन लोग वैकेंसी ढूंढ लेंगे, एंड उसके लिए फिर होगा कि आप किसको लेने वाले हो। शायद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को फिर चांस मिलेगा। बट मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंड आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा अननेसेसरी कायदे से है भी नहीं। आई थिंक बहुत ज्यादा फैंस नेसेसरी है भाई। नथिंग अननेसेसरी, फालतू हाइप मिल रही है इस चीज़ को। तो अननेसेसरी तो उसका मतलब भाई मैं कह रहा हूँ कि अननेसेसरी फालतू की वो दी जा रही है। मतलब कुछ ऐसा था नहीं, बट फैन जबरदस्ती में चढ़ा रहे हैं उस चीज़ को कि unnecessary बोल दिया है। ठीक है भाई। बुमराह ने ऐसी चीज़ें बोली आके, एंड उससे बेसिकली पूछा गया था कि आपको क्या लगता है इंडियन टीम में सबसे फिट प्लेयर कौन है?
एंड उसने कहा कि आई नो कि आप सब लोग किसका नाम लेना सोच रहे हो कि मैं किसका नाम लूँगा, किसका नाम एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट पर्सनली एज अ फास्ट बॉलर आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, धूप में से बॉल डालनी पड़ती है, सो पर्सनली आई वुड से कि मैं हूँ। और इसको लेके अब वो विराट कोहली फैंस बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं कि भाई इसने फिटनेस को लेके कैसे क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि सपोजिटली नहीं ड्यू क्रेडिट देना चाहिए विराट कोहली को, इंडियन टीम में फिटनेस का कल्चर पूरा विराट कोहली लेके आया एंड ही इज़ प्रॉब्ली द फिटेस्ट क्रिकेटर इन द होल वाइड वर्ल्ड। बट बुमराह ने ये चीज़ें बोल दी हैं एंड मतलब आप उससे अग्री कर सकते हो, उससे डिसअग्री कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, बट स्ट्रेट आउट उल्टा सीधा आके बोलना दैट टू मतलब बुमराह जैसे प्लेयर को आई थिंक बहुत फालतू। भाई कोहली फैंस बहुत खाली हैं भाई। यार खाली की बात नहीं है, आई वोंट से कि कोहली फैंस खाली हैं, जितना बड़ा फैन बेस होता है उसमें उतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग भी होते हैं। तो वो है ना, कोहली का फैन बेस तो बड़ा है। हाँ, तो उसमें उसका कुछ वो नहीं है ना, इट्स अनफेयर टू से कि कोहली फैंस बहुत खाली हैं, जस्ट लाइक रोहित फैंस एंड धोनी फैंस, बट ये है बहुत खाली। एक माइनर परसेंटेज प्रॉब्लम आप कह सकते हो। माइनर तो नहीं है भाई मेजर नहीं है भाई। जितनी जो भी इनकी फॉलोइंग सोशल मीडिया पे है, स्पेशली ट्विटर, सब ऐसी ही है, खाली वाली है। 243 मिलियन तो उसके सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। हाँ, जस्ट इमेजिन कि उसकी एक्चुअली में फॉलोइंग कितनी बड़ी है और उसमें से कितने लोग बेवकूफ़ी में जाके ये चीज़ें करते हैं। हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज मैं तो यही कहता हूँ कि इवन फुटबॉल में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, हर कोई यही एग्जाम्पल देता है कि आप ऑन ग्राउंड जाके देखो हाँ, कितना एक्चुअली में रोनाल्डो फैंस, मेसी फैंस खूब टॉक्सिक हैं। हाँ, जब ऑन ग्राउंड जाते हैं तो रोनाल्डो का कैसे लिवरपूल ने बहुत तालियां बजाई थी उसके लिए, एक्चुअली में तो काफ़ी ज़्यादा राइवलरी है उनकी। आई थिंक ऑन ग्राउंड जाके ऑन ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअली में कौन कितना टॉक्सिक है और कौन कितना टॉक्सिक नहीं है। ये ट्विटर पे बैठ के कुछ भी बोल देना बहुत ईजी है सबके लिए, एंड क्योंकि लोगों को फ़ोन पे दिख जाता है, बहुत ईजिली एक्सेसिबल है, सबको लगता है नहीं भाई ये तो पूरा ऑलमोस्ट पूरा फैन बेस ही बहुत बेवकूफ़ है। बट दैट मीन्स कि वो है फैन बेस बेवकूफ थोड़ा बहुत तो। माइनर परसेंटेज, मतलब चलो माइनर हो या मेजर हो वो तो अलग डिबेट, उसमें पढ़ूंगा ही नहीं। बट बेसिकली हुआ क्या है कि इसके साथ ही साथ अश्विन ने भी एक स्टेटमेंट बोल दी है जिसमें उसने कहा है कि अभी राउंड अबाउट द सेम टाइम बुमराह ने बोला है कि हमारे इस जनरेशन का जो बिगेस्ट मैच विनर है वो बुमराह है, एंड आई थिंक उसको और सेलिब्रेट करा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे कल्चर है वैसे भी कि बैटर्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है। बट आई थिंक बुमराह को आई होप कि उसको और ज़्यादा सेलिब्रेट कराया जाए जैसे उसका करियर बढ़ता है आगे। एंड इसके चलते हुए फिर से विराट कोहली फैंस ने अश्विन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। ओके, एंड बेसिकली अभी पूरी डिबेट बन गई है कोहली वर्सेस बुमराह की, कि अब इसमें से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया है पूरे कंट्री को इस जनरेशन में। आई थिंक देयर इज नो डिबेट एट ऑल कि बुमराह सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है हमारी जनरेशन का। ना रोहित शर्मा ना जनरेशन का, मतलब बुमराह का डेब्यू कब हुआ है? अरे डेब्यू छोड़ो, ये पूरी जनरेशन जो चल रही करंट टॉक की, सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर बुमराह ही है भाई। यार मतलब हम क्या कोहली का जो, मैं ग्रेटेस्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इम्पैक्टफुल प्लेयर की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल व्हाट्स द डिफरेंस? ग्रेटेस्ट प्लेयर में आपकी पूरी लॉन्जेविटी आ जाती है, आपके स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं, आपका करियर का ग्रेटेस्ट प्लेयर का इम्पैक्ट भी तो सबसे ज्यादा ही रहेगा। नहीं, नॉट नेसेसरली। तो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा इम्पैक्ट किसका था अपनी टीम के अंदर? सचिन तेंदुलकर तो गॉड है ना, इसीलिए सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट प्लेयर भी था, इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा था। ऑफ कोर्स, वेरी कन्वीनियंट टू से। ऑल्दो परहैप्स मतलब उस टाइम पे आप अपने और भी प्लेयर्स के लिए केस बना सकते हो अलग अलग तरीके से। कई लोग सौरव गांगुली भी कह सकते हैं बिकॉज ही वाज द कैप्टन। भाई सौरव गांगुली कह सकते हैं, लोग गौतम गंभीर कह सकते हैं, हर फाइनल में रन मार देता था। युवराज सिंह कह सकते हैं, 2 प्लेयर तो टूर्नामेंट मिल गए उसको। युवराज सिंह कह सकते हैं, बट महेंद्र सिंह धोनी कह सकते थिंक कि एक जो ग्रेटेस्ट प्लेयर होता है उसका इम्पैक्ट अपनी टीम में सबसे ज्यादा ही रहता है। यार क्या हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीतते का बुमराह नहीं होता तो? क्या हम उतनी आगे पहुंचते? हम T20 वर्ल्ड कप जीत सकते थे अगर विराट कोहली नहीं होता तो। ये मैं वही कह रहा हूँ ना, अब वो उसका एक टूर्नामेंट गंदा चला गया तो सब उसके पीछे ही पड़ गए कि नहीं तुम्हारा तो कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो जीती सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है तो उसी को कंसीडर करना पड़ेगा ना। नहीं तो मतलब बाकी करियर उसका फालतू रहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी करियर फालतू रहा उसका। बेसिकली इफ यू सी, जब क्रूशियल मोमेंट्स आए जहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ा है इन ICC टूर्नामेंट्स, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन रहा उस टाइम पे? 2016 में बुमराह खेला था T20 वर्ल्ड कप, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा था? विराट कोहली, डेफिनेटली। तो उसका पहला टूर्नामेंट था। 2017 में बुमराह खेला था। विराट कोहली का 2011 में कितना इम्पैक्ट था? 2017 में विराट कोहली खेला था, बुमराह खेला था चैंपियंस ट्रॉफी। ज़्यादा इम्पैक्ट किसका था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ज़्यादा इम्पैक्ट किसका था? या मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है वो, तो मैं कमेंट मतलब आई थिंक थ्रू आउट हिज करियर जितनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलते रहे एटलीस्ट ये दोनों साथ में। प्लस यार व्हाट वी आर आल्सो फॉरगेटिंग इज कि बुमराह 5 साल छोटा है उससे। हाँ डेफिनेटली। मैं तभी कह रहा था कि ये चीज़ बोलना एक तरीके से अनफेयर भी है विराट कोहली की, कि अब आप
अब उसका 35 साल में जाके उसने T20 वर्ल्ड कप खेला जिसमें अनफॉर्चुनेटली उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गया वहाँ पे आके, और देन सडनली कह देना कि नहीं पूरी जनरेशन का सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर बुमराह है। आई थिंक इट्स अनफेयर टू से। अगर आप पूरे ICC ट्रॉफीज कंसिडर करोगे जितने साथ में लोगों ने खेली हैं उसमें मेजोरिटी में प्रॉब्ली विराट कोहली कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है। 2022 वर्ल्ड कप में तो बुमराह अवेलेबल भी नहीं था खेलने के लिए। ये बात आई निकल के कि जो लोग कह रहे हैं कि बुमराह सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है या सबसे फिटेस्ट प्लेयर है, उनको पोस्ट करने के लिए कई लोगों ने ये चीज़ कही है कि जो बंदा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया पूरा 2022 का, और जो बंदा फील्डिंग में इतना कॉशियस होता है कि कहीं चोट उड़ना लग जाए, वो अपने आप को फिटेस्ट प्लेयर कैसे बोल सकता है? करेंटली राइट नाउ सबसे इम्पैक्टफुल सबसे बेस्ट प्लेयर टीम इंडिया का बुमराह है, हैंड्स डाउन, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। बट टू से कि सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है वो पूरी जनरेशन का, आई थिंक दैट वुड बी वेरी रिएक्शनरी इन फैक्ट कहना। आई थिंक विराट कोहली है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उसका ही रहा है पूरे इंडियन क्रिकेट में। सेना कंट्रीज में जाके जिस तरीके से उसने बैटिंग करी और कोई नहीं कर पाया साथ में। तो तुम ये कह रहे हो कि बेसिकली करंटली इस वक्त इस जनरेशन का सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर बुमराह है? राइट नाउ डेफिनेटली। ये राइट नाउ कब से चल रहा है? राइट नाउ प्रॉब्ली चल रहा है, आई वुड से आई थिंक 2024 वर्ल्ड कप से ही, मतलब पूरा 2024 हम ले लें, क्योंकि 2023 में विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन कम था क्या? प्लेयर टूर्नामेंट तो विराट कोहली था 2023 में, उसमें भी बातें हो रही थी कि रोहित शर्मा का इम्पैक्ट ज़्यादा है। वो तो भाई अब इट इज़ अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हाँ, एंड यहाँ पे आप देयर इज नो डिस्कशन अराउंड जसप्रीत बुमराह इन 2024 वर्ल्ड कप। लोग रोहित शर्मा का नाम 2024 वर्ल्ड कप में भी लेंगे, उसकी कैप्टेंसी टॉप नॉच थी, उसकी बैटिंग टॉप नॉच थी। आई थिंक किसी बंदे ने लेकिन डिबेट नहीं करी इस बात पे कि जसप्रीत बुमराह, क्योंकि देखो अगर तुम नोटिस करो बुमराह को 2024 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला, देयर वाज नो डिबेट अराउंड इट। 23 में विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला तो सारे रोहित फैंस रो रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे इनफैक्ट विराट कोहली ने खुद ही कहा वो जीतने के बाद वानखेड़े में कि भाई इस बंदे ने हमें जिताया है, इसके लिए तालियां बजाते रहो। अगर विराट कोहली ने बहुत अच्छे रन मारे होते और 2024 में उससे मिलता प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो भी रोहित शर्मा फैंस होते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्ट राइवलरी साथ विराट कोहली से। बुमराह के साथ उसकी राइवलरी है नहीं। आई डोंट थिंक कोई इनसिक्योर है रोहित शर्मा फैन की बुमराह हमारी स्पॉटलाइट छीन लेगा। तो मे बी दैट वुड बी दैट इज नॉट अ फेयर कंपैरिजन। बट जितने भी लोग कह रहे हैं कि बुमराह सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर है पूरी जनरेशन का, ऑब्वियसली पूरा ड्यू क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली इन T20 फॉर्मेट जहाँ पे प्लेयर्स भाई मतलब लप्पे मार के लोग पिट रहे होते हैं, और बुमराह अकेला ऐसा बंदा है जिसकी इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, मेरे लिए भी विराट कोहली है वैसे आंसर बाय द वे, सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर। पर अगर मुझे डेविल्स एडवोकेट प्ले करना है भाई बड़ा मजा आएगा इस चीज में। T20 में तुम अभी किसको लोगे, बुमराह या विराट कोहली? बुमराह। ODI में किसको लोगे? विराट कोहली। टेस्ट में किसको लोगे? टेस्ट में इट्स डिफिकल्ट बट आई वुड स्टिल बैक विराट कोहली। भाई हाँ भाई ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा। तुम क्या कह रहे हो टेस्ट में? आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन इन टेस्ट मैचेस राइट नाउ। ODIs में मैं भी विराट कोहली लूंगा एंड T20s में ऑफ कोर्स बुमराह आएगा। तो क्लियरली भाई 3 में से 2 क्यों नहीं है, मतलब क्यों कह रहे हो नहीं है विराट कोहली? क्योंकि उसका ऑफ प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं रहा है पिछले 4 साल में। वो तो चलो है ही, बट द काइंड ऑफ डोमिनेंस दैट बुमराह क्रिएट्स, द फैक्ट कि वो बंदा एक फास्ट बॉलर है जो कि ऑफ कोर्स जब हम बाहर जाएंगे तो बेटर तो परफॉर्म करेगा क्योंकि कंडीशंस अच्छी हैं, बट इंडिया में भी वो कई बार टेस्ट मैचेस में अकेला बंदा लाइमलाइट छीन लेता है। अभी कुछ ज़्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं, भी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज देख लो साल के स्टार्टिंग में। आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है भाई। मेरा टेस्ट में तुम कह रहे हो तुम बुमराह ऊपर लोगे विराट अभी तो फिलहाल यस। ओके, T20s में तो हम दोनों एग्री करते हैं, ODIs में भी एग्री करते हैं कि विराट कोहली को हम प्रेफर करेंगे, बट द फैक्ट दैट 2 फॉर्मेट्स में अभी वो है, आई थिंक अश्विन जो कह रहा है वो सही है भाई। नहीं, अश्विन ने तो यही कहा है ना पूरी जनरेशन का बेस्ट वो है। आई थिंक उसका वंस अगेन हम लोग ने वो अपने उस तमिल में बोल रहा होता है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अब कितना एक्यूरेट ट्रांसलेशन है मैं भी नहीं कह सकता, मुझे तमिल नहीं आती। बट आई थिंक इन जनरल ये नैरेटिव एकदम से बहुत ज्यादा पुश हुआ है बुमराह को लेके ना। हाँ, डेफिनेटली हुआ है। इट्स एक्चुअली गुड इन फैक्ट आई थिंक, क्योंकि बॉलर्स को रिकॉग्निशन मिल रहा है। मतलब डेफिनेटली मिलना चाहिए बॉलर्स को रिकॉग्निशन। आई मीन ऑल फॉर इट कि बुमराह को जितना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पूरा प्रॉपर मिले, हो सकता चलो ज़्यादा ही मिले अच्छा हो क्योंकि अपना ही प्लेयर है। बट मतलब एक चीज़ होती है कि आप एक लेवल पे रख रहे हो उसको, फिर ज़बरदस्ती में डोंट ट्राई टू पुश इट जस्ट बिकॉज दूसरे बंदे का फॉर्म में भी थोड़ा क्वेश्चनेबल रहा है पूरे 2024। तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि बुमराह भी जो ये बार बार बोल रहा है कि मैं अपने आप को बेस्ट कैप्टन मानता हूँ, मैं अपने आप को फिटेस्ट प्लेयर मानता हूँ, ये थोड़ा अजीब है? बुमराह नहीं, आई डोंट थिंक अजीब है। आई थिंक उसमें भी लोग सारे प्लेयर्स ने, इवन रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली है कि बुमराह के बोलता रहता है सारे प्लेयर्स को, कि राहुल ने भी ये चीज़ बोली है क्या कि टेस्ट जब
नेट सेशंस होते हैं उस पर बुमराह कहता है कि तुम लोगों को तो जाके खड़े रहना है, हमें जाके मेहनत करनी पड़ती है. मतलब ही टेक्स अ लॉट ऑफ प्राइड इन बीइंग अ फास्ट बॉलर. एंड इसमें कुछ मतलब सबकी अपनी अपनी स्किल है. आई डोंट थिंक इसमें कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. आई थिंक काफी लोगों को प्रॉब्लम है इस चीज से. लोगों को प्रॉब्लम है. आई डोंट थिंक प्लेयर्स के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम. प्लेयर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई. प्लेयर्स को तो इस डिबेट से ही फर्क नहीं पड़ता. आई एम श्योर विराट कोहली और बुमराह को फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इम्पैक्ट. या लोगों को तो प्रॉब्लम रहेगी ना, उसमें कुछ नया थोड़ी है. मतलब इज इट गुड पीआर अगर आप ऐसे आके बोल रहे हो बार बार? तो हाँ, आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम है. नहीं है. आई थिंक इंडियन ऑडियंस इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करती. आई थिंक अ वेरी आई वोंट से मेजर बट काफ़ी एक बड़ा शेयर है जो कि इस टाइम पे कंसिडर कर रही है बुमराह को एज द बिगेस्ट, एज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन. कोई बिल्कुल भी नहीं भाई. हाँ, ये नरेटिव 2024 में बहुत स्पीड से उठ के आया है. इंडियन क्रिकेट फैंस में इस वक्त मेजॉरिटी फैंस किसके हैं? विराट कोहली. सेकंड कौन है? प्रॉब्ली रोहित शर्मा. नहीं, तो आई थिंक शायद विराट कोहली भी शायद फर्स्ट नहीं, शायद धोनी फर्स्ट पे. अच्छा, हम पहले के प्लेयर्स को भी ले रहे हैं. हाँ, हो नहीं सकता है. करंट भाई, धोनी करंट है भाई. अरे मतलब आईपीएल में खेलता है ना भाई, तो करंट प्लेयर है. चलो ठीक है, 4 साल और है अभी. धोनी. बेसिकली धोनी एंड विराट कोहली एक माइल्स अहेड है, और फिर एक डिस्टेंट थर्ड पे आता है रोहित शर्मा. उससे एक डिस्टेंट फोर्थ पे शायद बुमराह है, वो भी कंफर्म नहीं है. तो अगर तुम ये कह रहे हो कि उसके लिए काफी लोग बोल रहे हैं, इट इज नोवेयर कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड दैट धोनी एंड विराट कोहली रिप्रेजेंट. तभी तो मैंने कहा माइनर शेयर है. तुमने भी कहा मेजर शेयर है. नहीं, मैंने कहा कि आई वोंट से मेजर बट एक काफी बड़ा शेयर है जो कि सोचता है. मतलब वही बात है. आई डोंट थिंक इट्स अ बिग शेयर. बहुत एक छोटा एको चेम्बर ये है जो कि ये चीज को प्रोपोगेट करना चाह रहा है, परहैप्स बिकॉज दे डोंट लाइक विराट कोहली. बट मेरा पॉइंट वही है कि हमें इतना सुनने में इसलिए आ रहा है बिकॉज वो हमारी फीड पे आ जाता है. इन टोटलिटी ऑफ क्रिकेट फैंस फिर भी एक बहुत छोटा शेयर है, विच इज़ वाई परहैप्स इट इज़ अ गुड थिंग कि लोग फास्ट बॉलर्स के लिए एटलीस्ट एको तो करना चाह रहे हैं. अब उसके पीछे का इंटेंशन क्या है वो शायद गलत हो कि आपको विराट कोहली को डिमीन करना है बेसिकली. बट एक्चुअली में अगर आप देखो इस डिबेट को, आई थिंक आज की डेट में ये एब्सोल्युटली ट्रू होल्ड करती है. यार ये डिबेट अगेन मैं उस पर आ रहा हूँ, ये स्टेटमेंट ट्रू होल्ड नहीं करती है. आज की डेट में नहीं करती ट्रू होल्ड. मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन आज का है ही नहीं, आज की डेट से मतलब है इस वक्त सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन है? हाँ, बुमराह डेफिनेटली, हैंड्स डाउन. इसमें जब तक लोग कह रहे हैं कि इस टाइम पे सबसे कीमती प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में बुमराह है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो पिछले 5 साल बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूंगा इस चीज को कि बुमराह इस टाइम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल प्लेयर है. पिछले 5 साल में पिछले 5 साल में हम 2019 पहुंच जाते हैं. 21, 22, 23, 24 20 से लेके अब तक कितने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स वो जीता है? कौन? बुमराह. भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाली फिर वही बात आ गई ना, वोटिंग बैट्समैन के फेवर में तो होती ही है. अभी 24 में जीत गया ना. हाँ, कायदे से तो रोहित शर्मा भी जीत सकता था. पर रोहित शर्मा का कॉन्ट्रीब्यूशन बुमराह का नहीं है ना, वही तो बात है भाई. बहुत डिबेटेबल है ये. क्या मतलब बहुत इजीली, आई नो बुमराह ने बहुत एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म करा है, बट बैटिंग में ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली रोहित शर्मा ने कैरी करा है पूरी टीम को. एंड कैप्टेंसी उसका अलग लेवल एड्स पॉइंट करेगी. क्या तुम पाकिस्तान वाला मैच बुमराह की बना जीत पाते? मैं तो कह रहा हूँ T20 वर्ल्ड कप जो है, क्या तुम रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की बना जीत पाते? उस लॉजिक से तो हमेशा ही कैप्टन को दे देना चाहिए. नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जैसे विराट कोहली का जो था 2023 वर्ल्ड कप कैंपेन, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था क्योंकि उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उसका, सचिन तेंदुलकर. दैट इज द पॉइंट. उसमें भी एक वैलिड केस था रोहित शर्मा का मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहा था वो. बट यहाँ पे किसी भी बंदे का वैलिड केस नहीं था. जो तुम रोहित शर्मा का कह भी रहे हो वो बहुत ही डिस्टेंट सेकंड था. हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा था कि बुमराह डिजर्व करता है. इनफैक्ट लोग कह रहे थे कि सिंपैथी में आके विराट कोहली को फाइनल का मैन ऑफ द मैच दे दिया, वरना एक्चुअली में बुमराह डिजर्व करता था वो भी, विच आई फुल्ली एग्री. आई थिंक विराट कोहली डिजर्व नहीं करता था मैन ऑफ द मैच उस मैच में. यू थिंक सिंपैथी के चक्कर में दिया? सिंपैथी नहीं, वो जो भी हो, पता नहीं मुझे, जो भी रीजन हो, बट क्लियरली बुमराह डिजर्व करता था वहां पे. तो यार कोई डाउट ही नहीं उस बात में. तो पता नहीं भाई, आई थिंक बहुत ये इतनी वो चीज़ है ना कि एकदम स्प्लिट सेकंड में चीज़ें चेंज हो जाती है. अगर विराट कोहली नहीं होता तो रन नहीं बनते. तो आप पहले ही मैच हार जाते. आप एक तरीका ये देख सकते हो. उस तरीके को काउंटर करने का पॉइंट ये है कि उसने रन बना दिए तब भी वो हार रहे थे. तब भी हारे थे क्योंकि बॉलिंग में हमने काफी बॉटल कर दी थी एक टाइम पे सिचुएशन. उस बॉलिंग में बेस्ट बॉलर कौन था तब भी? डेफिनेटली बुमराह था. एक बार भी नहीं पिटा. डेफिनेटली बुमराह था, हैंड्स ऑन बुमराह था. बट बैटिंग में बेस्ट प्लेयर कौन था? यार तुम वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तुम खुद अगर याद करो तो सब लोग जब साउथ अफ्रीका को 30 बॉल पर 30 रन चाहिए थे, सब विराट कोहली को गाली देने को तैयार थे. तुम्हें याद है? पर वो कितनी गलत चीज थी वो पता है? नहीं, अब वो गलत सही पे मैं नहीं जा रहा हूँ. हाँ. बट द फैक्ट वाज कि सब लोग कह रहे थे कि अगर ये पिच पे इतना आसान है खेलने के लिए तो ये बंदा क्या कर रहा था. ना तो ये डे नाइट मैच है कि ड्यू आ रही है,
तो कोई एक्सक्यूज था नहीं। अब वो सही करा था उसमें मैं नहीं जा रहा, मैं तो खुद ही गया था कि विराट कोहली ने बहुत तगड़ी इनिंग्स खेली है, बट बुमराह के लिए देयर वाज नो क्वेश्चन एट ऑल एंड दिस वाज द केस थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो विराट कोहली को छोड़ो, रोहित शर्मा भी आसपास नहीं था भाई। मैं तो विराट कोहली को टारगेट करना ही नहीं चाहता। चलो ले ही लो उसको। पिछले 5 साल में मैं वही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म करना मैटर्स। 2020 के बाद से कितने आईसीसी इवेंट हुए हैं? 21 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 22 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, 23 में ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है, 24 में T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 21 का T20 वर्ल्ड कप बुमराह खेला था? 21 वाला हाँ आई थिंक खेला था। 21 का खेला था, 22 को उसने मिस करा, 23 में अच्छा खेला और फिर 24 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीत गया। विराट कोहली ने सारे खेले। इनफैक्ट मेनी पीपल वुड आर्ग्यू कि 23 में उसके तो विकेट थे नहीं। हाँ बट मतलब सबको पता उसका इम्पैक्ट कितना अच्छा था उसमें। विकेट्स बाकी लोगों को इसलिए मिल रहे थे क्योंकि बुमराह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। मतलब ये कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा, इन लोग को ठीक ठाक विकेट मिल रहे थे। कुलदीप यादव स्पेसिफिकली अनस्पोकन ट्रुथ था, सबको पता था ये चीज कि बुमराह वो इनिशियली प्रेशर क्रिएट करके दे रहा था कि बाकी लोगों को एग्जैक्टली। तो आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट विराट कोहली 22 में टॉप स्कोरर था और 22 में तो वो बुमराह था ही नहीं ना। मतलब हाँ मतलब पर प्रेजेंट तो विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में होता तो मतलब विराट कोहली तो था भाई। मतलब अब होता तो इफ बट मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में बुमराह से ज्यादा इम्पैक्टफुल कोई नहीं रहा है। पिछले 5 साल में कई लोग आर्ग्यू करेंगे कि रोहित शर्मा का गेम अलग लेवल पे गया है। आई स्टिल थिंक ही इज नोवेयर क्लोज। चलो ठीक है, मैं 5 साल का ही मानने को रेडी हूँ यार। 5 साल में बुमराह ने अच्छा करा है, बट वही है कि अगर ये कह देना कि इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर ऑफ आवर जनरेशन, आई स्टिल स्टैंड बाय इट कि ये चीज कहना गलत है। इट इज विराट कोहली। रीजन बीइंग एक्सप्लेन, क्योंकि विराट कोहली पूरी जनरेशन उसे डिफाइन करी है। चाहे आप ऑफ द पिच उसका वो देख लो कंट्रीब्यूशन, चाहे ऑन द पिच कंट्रीब्यूशन देख लो। सेना कंट्रीज में जाके वो अकेला बंदा जिसने ऐसी परफॉर्म करी है, कई बार सिंगल हैंडेडली मैचेस आगे लेके गया है। इंग्लैंड में जैसे उसने परफॉर्म करा था 2018 में, ऑस्ट्रेलिया में 2014 में भी अच्छा परफॉर्म करा था। देन अभी जब बीजेटी हुई थी तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करा था। तो टू से कि एकदम से ही नहीं अब बुमराह हो गया भाई, अब क्योंकि अब आईसीसी ट्रॉफी जीत गए हम लोग। इस चीज को मैं ट्विस्ट देता हूँ जरा सा। अगर हम 24 का T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते होते ना तो ये डिबेट भी नहीं होती। हाँ, कोई बोलता ही नहीं, शायद नहीं होती। इस चीज को मैं ट्विस्ट देता हूँ। कई ट्रांसलेशन में ये भी आया कि अश्विन ने कहा ही इज द बिगेस्ट मैच विनर ऑफ दिस जनरेशन। क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है? यार जो इम्पैक्ट डालेगा वो मैच विनर होगा ही। अब ये इतनी मतलब इसमें कैसे डिफरेंशिएट करा जाए भाई? जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ट्रांसलेशंस भी इतने हुए हैं, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर है वो इम्पैक्टफुल प्लेयर होगा ही, जो ग्रेटेस्ट प्लेयर वो मैच विनर तो होगा ही। तो इसमें एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करा जाए कि क्या डिफरेंस है इन सब में? आई डोंट अंडरस्टैंड। ऑन अ गिवन डे अगर तुम्हें T20 मैच खेल रहे हो तो तुम किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे तुम्हें मैच जिता के? राइट नाउ बुमराह। ओवरऑल 22 में अगर पूछते ना, मैं 22 में भी विराट कोहली, मतलब 22 में तो चलो वो निकल के आया था अपने पूरे ट्रांजिशन से। 22 में काफी अच्छा खेल गया था। मैं 22 में तो काफी अच्छा खेल गया था डेफिनेटली वो, बट मतलब अभी मैं वही कहूंगा कि T20 फॉर्मेट में विराट कोहली का गेम जितना अच्छा फेयर करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उसकी जो कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से गेम मूव ऑन करा नहीं, थोड़ा अलग डायरेक्शन में मूव ऑन कर गया। बट बुमराह का वही तो बात है, वो एजलेस रह गया। मैं कह रहा हूँ ना T20 फॉर्मेट में तो बुमराह को मैं एनी डे चूज करूंगा ही करूंगा। लाइक विराट कोहली ऑफ 2015 2016 वो बंदा भी शायद आज से 10 साल बाद रिलेवेंट नहीं रहेगा। 2016 वाला 2035 में जो गेम जा चुका होगा T20 का, अगर जो ट्रैजेक्टरी चल रही है उसमें 2016 वाला टेम्पलेट काम नहीं करेगा भाई। बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है लेकिन फैक्ट है। मतलब अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चला जाता है, क्योंकि 973 रन मारना विद स्ट्राइक रेट ऑफ 153, आई थिंक 153 का स्ट्राइक रेट तो काफी ज्यादा अच्छा है भाई। वाइल बैटिंग एट नंबर 3 या फिर ओपनिंग में करा ना उसने, या 10 साल बाद विद इम्पैक्ट। मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अब डिपेंड करता है कि गेम कितना ज्यादा एक्सट्रीम पे चला जाता है। बट तुम कितना भी एक्सट्रीम लेके चले जाओ, बुमराह का स्किल सेट कभी टाइम वो नहीं होगा, एज नहीं करेगा। तो चलो T20 मान लो यार, अगर इतना सबको मानना ही है तो T20 फॉर्मेट में चलो मान लिया वो बेटर है। बट मैं बस ऑपोजिशन की साइड प्ले कर रहा हूँ तो मैं कन्विंस करना चाहता हूँ। ओवरऑल इस पूरी जनरेशन में आई थिंक विराट कोहली ने जिस तरीके से डिफाइन करा है, जिस तरीके से मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिए, देयर इज अ रीजन व्हाई विराट कोहली इज विराट कोहली राइट नाउ, एंड बुमराह भी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो आई थिंक वो सिर्फ वो चीज कह देना बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है टू विराट कोहली। इज ही द सेकंड मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन? विराट कोहली, बुमराह नहीं, कौन? रोहित शर्मा। क्यों भाई? कितना बड़ा करियर रहा है यार, पूरी जनरेशन है। जब से बुमराह खेला तब से ले लो, 2015-16 के आसपास। नहीं, 19 का वर्ल्ड कप देख लो, 23 का वर्ल्ड कप देख लो,
आई डोंट थिंक सो। मतलब एंड इसमें पूरा वही होगा कि 24 का वर्ल्ड कप देख लो, बुमराह के पास ही हैज टाइम ऑन हिज साइड, ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो राइट नाउ। हो सकता है आगे जाके सबसे बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर वो बन जाए अगर हम और, करियर इतना लंबा होगा नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट अगर आगे जाके और आईसी ट्रॉफीज हम लोग जीतते रहते हैं बुमराह के चक्कर में तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए। बट राइट नाउ आई थिंक ये पूरे लेजेंड्स को ये चीज़ एकदम से साइडलाइन कर देना, जिन लोगों ने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते आए हैं एकदम से कहता नहीं भाई बुमराह सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर हो गया अब, आई थिंक डिसरिस्पेक्टफुल है। चलो ठीक है, तो मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर तो जनरेशन का वही विराट कोहली है। वो स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था वही हुआ, आई हैड टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। बट रिगार्डलेस जो 2-3 चीज़ें मैं और बोलना चाहता हूँ इंडियन टीम को लेके। सबसे पहली बात तो काफ़ी गायकवाड फैंस खुश होंगे, फिर दुखी भी होंगे इस बात को लेके। शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत जो 2 PR मर्चेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू ऋतुराज गायकवाड फैंस, उन दोनों को रेस्ट दिया जाने वाला है फॉर द बांग्लादेश T20s, अलॉन्ग साइड ऑफकोर्स बुमराह जिसका सेंस बनता भी है। इन दोनों को रेस्ट क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज जो बांग्लादेश की T20 सीरीज होगी वो जब खत्म हो रही है उसके 3 दिन बाद ही न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। तो क्योंकि भी बहुत लंबा टेस्ट सीजन आने वाला है, फेयर एंड T20 का कोई वर्ल्ड कप अभी है नहीं 2 साल तक, तो ये लोग प्रायोरिटाइज करेंगे टेस्ट मैचेस एंड ODIs को। तो मैनेजमेंट चाहती है कि ये लोग फुल फोकस उस पर करें। इसके चलते हुए कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं T20s में। अभी देखो, सबसे पहली बात तो एक मैं चीज़ बोलूँगा, मेरी प्रॉब्लम यही है, गिल को आप जो ज़बरदस्ती 3 फॉर्मेट का प्लेयर बना रहे हो और 3 फॉर्मेट का वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो, क्या पॉइंट था इसका फिर? आई थिंक मुझे भी ये लगता है, सबसे मेरे दिमाग में जब ये न्यूज़ सुनी थी मैंने, तो मेरे दिमाग में भी गायकवाड आया था क्योंकि सब लोग काफ़ी खुश होंगे इसके चक्कर में। बट शुभमन गिल का मुझे सबसे पहले दिमाग में यही आया था कि भाई आपने वाइस कैप्टन बना तो दिया बट वो अवेलेबल रह ही नहीं। इट इज़ ह्यूमेनली इम्पॉसिबल भाई कि वो अवेलेबल रहे सारी चीज़ें के लिए, एंड दैट इज़ वाई वो पूरा डिसीजन ही बहुत डाइसी था। उस टाइम पे भी हमने क्रिटिसाइज करा था इस चीज़ को कि चलो आपने वो ODI में बनाना है, चलो टेस्ट बनाना है तो आपने बना दिया, आपने T20s में ज़बरदस्ती क्यों खींच रहे हो इसको, जबकि कायदे से उसकी इवन बैटिंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज भी उसका कायदे से जगह बनती नहीं है टीम के अंदर, तो आपने उसको डायरेक्ट वाइस कैप्टन बना दिया, तो वो अनफेयर है। बट इसके चलते हुए क्या ऋतुराज गायकवाड टीम में आएंगे, उनको जगह मिलेगी? तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अपेरेंटली लोग ईशान किशन का कमबैक कराने वाले हैं टॉप ऑर्डर में, एंड ऋतुराज गायकवाड पर नजर जा ही नहीं रही है। आई थिंक इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर वो आता है ईशान किशन तो डेफिनेटली वो 1 डाउन के आसपास खेलेगा, ऑल्दो वो रन बना रहा है, उसने 100 भी मारे हैं। ऋतुराज गायकवाड का डोमेस्टिक फॉर्म कोई बहुत खास रहा नहीं रहा है। मतलब वही है, जो लोग अनफॉर्चुनेट भी कह रहा है, अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड जो लोग दुखी है उनके लिए मुझे समझ में आता है, क्योंकि मतलब अब तक लग रहा था कि शुभमन गिल हट जाएगा तो चलो वो आ जाएगा, अब लग रहा है कि भाई शुभमन गिल जाएगा तो भी बहुत बड़ी लाइन है, उसके बाद गायकवाड आएगा तो, एंड वो वही 1 डाउन से नीचे उसका खेलने का वैसे भी सेंस नहीं बनता। तो अभी तो जस्टिस गैंग भी बोलेगा हमें नंबर 3 बैटिंग कराओ। हाँ, बट ईशान किशन का आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट, क्योंकि बहुत टाइम से अवेटेड था कि इसका कमबैक हो जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर आ गया था, देन ईशान किशन को तब भी चूज नहीं करा गया था, एंड फिर उसका दुलीप ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा अच्छा सीजन गया, तो आई थिंक एक डिजर्वड कमबैक उसे मिल रहा है, एंड काफ़ी मच अवेटेड थी ये चीज़, बट थोड़ा अनफॉर्चुनेट, आई वुड से अनफॉर्चुनेट। पॉइंट क्या है, अगर गिल जाएगा तो बेसिकली एक ओपनर चाहिए जायसवाल के साथ, उसमें ईशान किशन या तो ओपन करे या तो गायकवाड ओपन करे। हाँ, अभिषेक शर्मा था, या तो अभिषेक शर्मा का क्या होगा फिर? हाँ, आई थिंक अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने वाला है मेरे हिसाब से। तो ईशान किशन क्या आ रहा है? 1 डाउन तो स्काई आएगा भाई। अच्छा, स्काई भी तो होगा। स्काई क्यों नीचे करेगा अपने आप को? फिर यान पराग वगैरह को भी तो बैटिंग करानी है, फिर ये लोग बोलेंगे रिंकू को भी बैटिंग करानी है, दुबे को भी बैटिंग करानी है अगर रिलायना टीम में। तो अगर पंत जा रहा है तो कीपर तो आएगा ही आएगा, वो तो संजू सैमसन ऑलरेडी है ही ना। मतलब बट न्यूज़ तो ये है ना कि ईशान किशन को मोस्ट प्रोबेबली खिलाएंगे, बट वही पॉइंट है कि फिर क्या अभिषेक शर्मा बैठने वाला है? कोई तो बंदा बाहर बैठेगा, तो रिंकू सिंह दोबारा कॉम्प्रोमाइज होगा। आई थिंक अगर कायदे से अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यही उन लोगों ने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली ईशान किशन आ जाएगा टीम में। अगर वो आ जाता है देन इट प्रोबेबली मीन्स कि बैटिंग में ईशान किशन ओपनिंग करेगा, एंड विच मीन्स कि अभिषेक शर्मा को बैठना पड़ेगा, जो कि अभी श्रीलंका वाली सीजन में भी नहीं था, विच इज़ वेरी अनफेयर भाई। अभिषेक शर्मा को कैसे लोग बैठा दे रहे हैं एकदम से? चलो अभी कुछ निकल के आया नहीं है, बट हाँ हम लोग अगर अर्ली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली लाइनअप बनाना चाहें तो एक ना एक बंदा तो कॉम्प्रोमाइज होएगा ही होएगा, डिजर्विंग बंदा, एंड इसमें गायकवाड इंक्लूडेड नहीं है। तो गायकवाड बेचारा टीम में जगह बनाएगा भी कहाँ से? एंड मेरा तो हमेशा से ये चांस रहा है कि T20 की टीम में गिल और गायकवाड दोनों ही नहीं होने चाहिए पर्सनली। गिल और गायकवाड दोनों, हाँ फिर आइडियली तो मैं तो खुशी हूँ अगर ऐसा होता है। तो इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि आई थिंक गायकवाड के लिए जो बेस्ट फॉर्मेट अभी रहेगा वो ODIs है, और वो हो नहीं रहा। टाइम है नहीं उसमें, वैसे भी टीम के अंदर आने में काफी टाइम लगेगा उसे, 27 तक तो ये लोग खींच देंगे। तो अभी ये बोल रहे हैं ना ये लोग, काफी लोग, कि रोहित शर्मा का तो है प्लान पूरा
27 तक ना, आई थिंक विराट कोहली का भी होगा भाई। विराट कोहली का तो चलो वो सब मान के चल ही रहे हैं। मेन क्वेश्चन रोहित शर्मा पे, तो उसके लिए ऐसे भी पीयूष चावला ने भी शायद बोला है ओके कि वो है इंटेंशन कि 27 तक खींचना कुछ भी करके, वो एक वर्ल्ड कप जीतना है। तो 27 में मतलब गायकवाड़ कितने का है? आई थिंक ही विल बी इन 30s। आई थिंक 26 समथिंग का तो है ही वो। 26 में ज्यादा, आई थिंक 27 का है शायद, 28 का है। चलो 30s 31 30 का हो चुका होगा भाई वो बंदा। आई थिंक वैसे भी मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा जाता भी है तो शायद जायसवाल को भी ट्राई करा जाए इन ओडीआई फॉर्मेट। परहैप्स जिस तरीके से उसका टेस्ट में इतना अच्छा फॉर्म रहा है, T20 से भी ये तो गायकवाड़ वन डाउन में बैटिंग कर सकता है कोहली की जगह पे, कोई इशू नहीं। हाँ फेयर वन डाउन पे भी जाएगा, या फिर गिल को नीचे कर देंगे वन डाउन पे, उसका तो कोई सीन नहीं होगा। बट मतलब ये गायकवाड़ के लिए काफी सैड न्यूज़ है भाई। गायकवाड़ कुड एक्चुअली मतलब हो सकता है कि गायकवाड़ की प्राइम खत्म हो जाए और वो इंडियन टीम के लिए कुछ कर ही ना पाए। और प्राइम के बाद तो वैसे भी कितने ही चांसेस मिलेंगे। फिर तब तक ये लो अभिषेक शर्मा वगैरह 25-26 के हो गए होंगे, तब तक उनको बोला जाएगा भाई अब इनको खिलाओ। तो आई थिंक कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना, हाँ फंस गए, हाँ राइट, जो काफी ज्यादा अच्छे लेवल के प्लेयर्स होते हैं एंड ऑन एनी वाला किसी और टीम में लेजेंड वॉक इन कर जाएंगे। बट इंडिया में कंपटीशन इतना है, प्लस ये ट्रांजिशन पीरियड है। अगर वो एकदम प्रॉब्ली अगर ये लोग रिटायर हो चुके तो और तब वो बेसिकली अपनी प्राइम में होता तो हो सकता है वो वॉक इन कर जाता है। बट जब तक वो लोग रिटायर करेंगे तब तक ये इसकी प्राइम खत्म हो चुकी होगी, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि फिर वो टीम में आ पाए। एंड वही मतलब काफ़ी लोग हमें एसोसिएट ऐसे करने लग गए कि हम लोग गायकवाड़ की बेइज्जती करते हैं। बट भाई आई जेन्युइनली वांट व्हाट्स बेस्ट फॉर हिम, एंड अगर वो अच्छा खेलता है तो डेफिनेटली ओडीआई में तो उसकी जगह बनती ही बनती। इट इज़ जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि किस ट्रांजिशन पीरियड में वो फंस गया इस टाइम पे, तो मे भी नहीं खेल पाएगा। पर वही है ना कि इंडियन टीम में टैलेंट ही इतना है। दिस इज द सैड रियलिटी दैट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। गायकवाड़ इज फॉर्चुनेट इन अ सेंस कि उसके पीछे इतनी बड़ी फैन बेस है एक्चुअली में, उस चीज को आप पब्लिक डोमेन में लेके आ रहे हो। कितने लोग तो अननोटिस चले जाते हैं। रिगार्डलेस एक जो लास्ट चीज थी कि मोहम्मद शामी के ऊपर बात आई थी। मोहम्मद शामी ने कहा कि भाई वो अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, बॉलिंग करनी शुरू कर दी है, बट ही वॉन्ट्स टू मेक श्योर कि जब भी वो बॉलिंग करे तो कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो वो टाइम ले रहे हैं अपना एंड होपफुली बीजीटी तक वापस आ जाएंगे। उन्होंने बोला ऐसे करके ना कि मैं अपना 100% पे ही वापस आना चाहता हूँ, बी इट द न्यूजीलैंड सीरीज और द बीजीटी। प्लस भाई एट 33-34 ऑन पेपर, मतलब अगर आपकी है इतनी एज तो मतलब ये उसकी तो फिर थोड़ा उनकी स्टेटमेंट्स सुन के मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था कि भाई मतलब देयर आर स्टिल क्वेश्चंस कि शायद ये बीजीटी में भी अवेलेबल ना हो मोहम्मद शामी, कुछ कंफर्म नहीं है। एंड तो बीजीटी में जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को अगर वो अवेलेबल नहीं होता है। लेट्स सी, इसके ऊपर हम और बातें करेंगे, ऐसे पॉडकास्ट अभी और आते रहेंगे। नाउ एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट द चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बारे में क्या न्यूज़ है ये बड़ी जल्दी से इसको कवर करते हैं। बेसिकली मोइन खान जो है एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर, काफ़ी फेमस थे अपने टाइम पे, उन्होंने कहा है कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव एंड राहुल द्रविड़, ये 4 जो वेटरन्स हैं इंडियन क्रिकेट के, इनको बीसीसीआई से बात करनी चाहिए जाकर, उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई पॉलिटिक्स को आप दूर रखो क्रिकेट से एंड इंडिया को भेजो पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इससे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के नहीं पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड का फायदा होगा। बड़ी पूरी अच्छी मार्केटिंग पेज बनाएंगे। अच्छा, ये पूरी मार्केटिंग पेज बना तो थी पूरी ऐसे तपस्या करते हुए, पूरा प्लीड करते हुए। इसके बाद एकदम से शब्द कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद मैं कोट कर रहा हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं इंडिया ऑट टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स विद आईसीसी, इफ दे डोंट कम टू पाकिस्तान देन पाकिस्तान शुड रिकंसिडर प्लेइंग इन टूर्नामेंट्स, फ्यूचर टूर्नामेंट्स जो कि इंडिया में होंगे। ये जो ऑट टू कमिट देयर ऑट टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स, मतलब बेसिकली ये मुझे क्या समझ में आ रहा है इससे कि ये पूरा का पूरा जो वहाँ का बोर्ड है, जो एक्स प्लेयर्स हैं, ये बेसिकली वही है, दे आर ट्राइंग टू एस्केप द इनएविटेबल। और अभी वो मरने से पहले जो चिल्ला रहा होता है ना आदमी, वो वाले हाल चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि कभी भी अब वो न्यूज़ आ जाएगी कि इंडिया ने मना कर दिया है, और ये सामने से उस चीज़ को कन्फ्रंट करना नहीं चाहते, इसलिए सामने से इंडिया के लिए कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, ना आईसीसी को बोल रहे हैं कि जाके इंडिया से पूछे। ये सब पैसिव स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, उसमें जितना चिल्लाना चिल्ला लो। अब भी राउंड द कॉर्नर कोई स्टेटमेंट आ जाएगी तो सारी जो है पोल पट्टी खुल जाएगी, सब बंद हो जाएगा। भाई कितना डेस्परेट अटेम्प्ट था ये, मतलब आर दे ट्राइंग टू गैसलाइट इनफैक्ट थिंकिंग कि भाई नहीं उनको आना ही चाहिए। एग्जैक्टली, इनफैक्ट टू ऐड टू दिस अपेरेंटली पीसीबी ने जो है वो हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट भी कर दिया। कह रहे हैं कि होगा तो यही होगा। भाई बड़ा मतलब बड़े गट्स है तुम लोगों में। अब इसमें एक और चीज़ क्या है, ट्विस्ट क्या है कि आईसीसी के जो सीईओ हैं वो भी यूएई में थे किसी इवेंट के लिए,
तो उन्होंने ये बोला है कि जो प्लान है चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होस्ट होने का, उसमें कोई चेंजेस है नहीं, और हम लोग को किसी ने भी कोई कॉन्ट्ररी इंटीमेशन दिया नहीं है कि हमें वहाँ पे नहीं खेलना है। तो अभी एज पर प्लान पाकिस्तान में ही होगा। हमारे ऑफिशियल्स हमेशा जाते रहते हैं, हर महीने जाते हैं, एंड वो सब सेटिस्फाइड भी हैं जो डेवलपमेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होने वाली है। मेरा इशू यहाँ पर है कि आप आईसीसी के चेयरमैन भी वो बन गया, जयशाह बन गया, क्यों नहीं कर रहे क्लियर अब? आई थिंक वही दिसंबर में आते आते प्रॉब्ली ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, जब वो एक्चुअली में पोजीशन पे आएंगे, आ जाएंगे, बहुत क्लियर हो जाएगी। हो सकता है पहले ही हो जाए, क्योंकि बहुत वही एज यू सेड ना, इनएविटेबल चीज़ें सबको पता ही, आई थिंक पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबको पता है इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली। बस वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बची है, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट भाई कितनी बेवकूफ़ों वाली चीज़ें इन लोगों ने करी हैं कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगी तो हमें भी रिकंसिडर करना पड़ेगा कि हम बाकी में, जब इंडिया में टूर्नामेंट्स हो तो हम भी भाई मत आओ यार। तुम वैसे भी तुम प्लेऑफ्स के लिए, उसके लिए टॉप 4 में तो वैसे भी नहीं आते तुम लोग। अब अफगानिस्तान वैसी आ गई जो कि तुमसे बेटर परफॉर्म कर रही है हर आईसीसी इवेंट में, तो ऐसा सच बहुत ज़्यादा कोई आपकी इंपॉर्टेंस रही भी नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में अगर देखा जाए। बस वो इंडिया पाकिस्तान का टैग लगा हुआ है, इसलिए आप अभी तक रेलिवेंट हो और आपके प्लेयर्स भी रेलिवेंट है, क्योंकि समहाउ कुछ ना कुछ करके, हाँ बांग्लादेश से भी पिटे हो भाई। वो कुछ एक मीम था कि आप इमेजिन लूजिंग टू बांग्लादेश इन अ होम टेस्ट सीरीज, इमेजिन लूजिंग टू बांग्लादेश आफ्टर डिक्लेयरिंग योर इनिंग्स, और फिर एंड में था कि इमेजिन हैविंग योर बेस्ट प्लेयर एंड देन लूजिंग टू बांग्लादेश, और फिर था कि देन रिमूव द वर्ड इमेजिन, जो एक्चुअली पाकिस्तान ने करा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट इन जनरल काफ़ी डिक्लाइन में, काफ़ी लेवल नीचे है इन लोगों का, एंड ये सब फालतू की स्टेटमेंट्स दे के अगर आपको लग रहा है आप बहुत बड़े बन जाओगे तो वो बेवकूफ़ी है आपकी, क्योंकि अब तो चलो जयशाह खुद आईसीसी चेयरमैन भी बन चुका है, तो चेयरमैन भी हमारे इंडियन ही है। तो अपनी लिमिट में रह के बोलना चाहिए, ज़बरदस्ती में ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए इन लोगों को। आई थिंक ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिया पाकिस्तान जाती मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। सेम भाई, गलत है भाई, गलत है बिल्कुल। बट मेरा बस वही है कि ये लोग जल्दी से जल्दी इस बात को क्लैरिफाई कर दें। हाँ। जितना भी हो हल्ला हो रहा है वो सब खत्म हो, और फिर फोकस जो है मेन चीज़ों पर है। एंड क्योंकि 1 दिसंबर को आने में बहुत टाइम है भाई अभी। मैं चाहता हूँ अभी से ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाए, ताकि पता है बाद में ना कोई आईसीसी के पास भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि आपने इतना लेट बताया तो हम अरेंजमेंट्स नहीं कर पाए कहीं और। क्योंकि फरवरी में है भाई, लिटरली दिसंबर में आप बता रहे हो तो मतलब क्या 1.5 महीने का टाइम दोगे अरेंजमेंट्स का? तो आई थिंक इंडिया को भी अब बोल देना चाहिए, ज़्यादा खींच रही है बात। पॉइंट ये इंडिया का फेवर में ये है कि कोई आके इनसे पूछ नहीं रहा है, ना पाकिस्तान ने ऑफिशियली इनसे पूछा ना आईसीसी ने पूछा है। तो पूछ नहीं रहा तो वो क्यों बताएंगे, खुद जाके क्यों बताएंगे? तो आई थिंक वो टेक्निकलिटी पे खेल रही है इंडिया। ऑल्दो आई थिंक इतनी पावर है हम पे, हमें साफ साफ बोल देना चाहिए, कोई इसमें डरने की बात ही नहीं है। रिगार्डलेस आई थिंक क्रिकेट की राज इतना ही करते हैं। अब हम बात करेंगे फुटबॉल में। हमारे रोनाल्डो भाई साहब ने बोल दिया भाई, एंड रोनाल्डो का वो जो पूरा इंटरव्यू था जिसको हम लोग हमने लास्ट पॉडकास्ट में या फिर लास्ट टू लास्ट में भी कवर करा था, ये जो रियो फर्डिनेंड के साथ उसका इंटरव्यू था, उसका पूरा वो फुल उसने रिलीज़ कर दिया फाइनली। उसने अपने पॉडकास्ट में तो किश्तों में रिलीज़ करा, रियो फर्डिनेंड ने पूरा एक साथ निकाल दिया। ने अपने चैनल पे निकाल दिया। हाँ, वो दोनों ने अपने अपने चैनल्स पे निकाली ये चीज़ें, सेम ही इंटरव्यू। पता नहीं क्या चक्कर है, हम लोग भी जैसे बाय द वे जिनको नहीं पता, हम लोग बैक एंड पे जब अपने पॉडकास्ट के एनालिटिक्स वगैरह चेक करते हैं, रिटेंशन ग्राफ देखते हैं, तो फॉर सम रीजन लोगों को भी जब रोनाल्डो की बात हो रही थी तभी ज़्यादा रिटेंशन दिखा रहा हाँ, सरप्राइजिंगली भाई मुझे लगा था कि काफ़ी लोग मूव ऑन कर चुके हैं इस टॉपिक से। हाँ, बट मेसी रोनाल्डो की जब भी बात हो रही है तो ज़्यादा रिटेंशन आता है। राइट, बट इस टॉपिक पे स्पेसिफिकली मतलब आई थिंक काफ़ी फायरी टॉपिक है भी है, क्योंकि उसने अपने इंटरव्यू में शॉट्स लिए टेन हैग के ऊपर, एंड टेन हैग ने फिर रिटेलिएट भी करा इसको। हाँ। अपने वर्ड्स में बोलते हुए। प्लस यूनाइटेड में कुछ प्लेयर्स हैं जिसको लेके भी थोड़ा अफेक्ट पड़ा इस चीज़ का उनके ऊपर। क्या तुम सीरियसली इस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं वैसे, अगर तुम्हारे पास चॉइस होती तो एज अ रोनाल्डो फैन? मैं प्रोबेबली सिर्फ वो टेन हैग वाली चीज़ कवर करता। हाँ, बट सिंस पीपल लाइक, भाई मैं तो लिटरली बता रहा हूँ सिर्फ लोगों की वजह से मैं क्या करना चाहूँ, वरना मैं तो बारसा की बात करता। बारसा तगड़ा खेल, मतलब मैं मड्रिड बारसा को ज़्यादा तगड़ा खेल, मैं मड्रिड बारसा की बात करना ज़्यादा प्रेफर करता। क्योंकि ये तो मतलब भाई ये तो आते ही रहेंगी ना चीज़ें। इसने तो अपना बिजनेस खोल लिया। बट ठीक है भाई, अगर लोगों को पसंद है तो इट्स फाइन। पहला जो पॉइंट है जो मुझे बात करना है इसके ऊपर, विच इज़ कि क्या वो उससे पूछा गया रियो फर्डिनेंड ने, पहला क्वेश्चन ये था, डू यू फील कि जो भी चलो नाटक हुआ यूनाइटेड के अंदर, उसके बाद डू यू फील कि यू हैव बीन प्रूवन राइट? क्या आपको लगता है आपने जो जो बोला था उसमें आप सही प्रूव हो चुके हो? नाटक क्या हुआ है? जैसे निकाला गया उसको, रोनाल्डो को निकाला या चलो खुद निकला गया, उसके बाद प्रूवन राइट इन व्हाट सेंस? कि जो जो आपने चीज़ें बोली थी कि यूनाइटेड में ये चीज़ें गड़बड़ हैं,
एंड टेन हैग की चलो जैसी परफॉर्मेंस थी, डू यू फील कि आप राइट प्रूव हुए हो, जो जो चीज़ें चेंज होनी चाहिए थी वो अभी भी नहीं हुई? सबको लग रहा था रोनाल्डो जाएगा और यूनाइटेड एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगी। ये रियो फर्डिनेंड ने उससे पूछा है या फिर रोनाल्डो ने कोई पूछवाया उससे? अब बिहाइंड द सीन्स किसके सर पे बंदूक रख के बोला गया वो तो नहीं पता, बट एटलीस्ट ये है। बट उसका आंसर से प्रॉब्ली चीज़ पता चल जाएगी, शायद रोनाल्डो ने बुलवाया नहीं है। उसने ऐसे करके कहा कि भाई डज नॉट मैटर कि मैं सही प्रूव होऊंगा या नहीं होऊंगा, इट्स नॉट माई इशू एनी मोर, ये चीज़ करके उसने बोला। एंड उसने फिर उसको थोड़ा और ज़्यादा इलैबोरेट करके बोला कि मैं अभी भी यूनाइटेड के लिए जो बेस्ट है मैं वही चाहता हूँ, जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ कि मैं अपने लिए चाहता हूँ बेस्ट हो मेरे लिए, द सेम थिंग आई वॉन्ट फॉर यूनाइटेड। एंड फिर उसने वही बोल दिया कि ही स्टिल लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको लेके भाई पता नहीं लोग बहुत सरप्राइज हुए कि नहीं यार उसने ऐसा बोल दिया, ही स्टिल लव्स मैन यूनाइटेड। तो बड़ा ऑब्वियस था यार, मतलब आई डोंट थिंक इसमें कोई दोहराई थी, क्योंकि जो भी लड़ाई थी वो ओनर से हो सकती है, वो मैनेजर से हो सकती है, वो प्लेयर से हो सकती है, बट एट द सेम टाइम वो टेक्निकलिटी होती है ना, BST में पढ़ाया जाता है भाई बिजनेस स्टडीज़ में, कि वो क्लब जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है। तो अगर आपसे उस टेक्निकलिटी भी खेलो, ही लव्स द फैंस, जिस क्लब ने उसको इतना ऊंचा बनाया है, ऑब्वियसली वो क्लब के लिए तो उसका सेंटीमेंट, वो लव, वो अटैचमेंट तो रहेगा ही रहेगा। क्लब को जो चला रहे हैं उनसे भले उनसे हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, बट भाई ऑब्वियसली ही लव्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके लिए इतने साल खेला है वो, तो उसमें तो मुझे फालतू में लगा कि लोग क्यों इतना ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। ज़्यादा क्या पसंद होगी उसको, मैड्रिड या फिर यूनाइटेड? आई थिंक मैड्रिड होगी। एंड इसमें कुछ वो नहीं है, जब वो यूनाइटेड में सबसे पहले आया था तो भी उसने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि मेरा अल्टीमेट ड्रीम रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, एम्बापे वाला सीन। तो तब भी उसने वो चीज़ क्लियर कर दी थी। फिर इसमें भी उसके मैड्रिड में भी पूछा गया था, ऑल्दो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं बोली उसने, इसलिए वी आर नॉट कवर्ड दैट इन डिटेल। भाई जीते जा रहे हैं वो लोग। उसने यही बोला कि फॉर मी इट्स द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, जिनको लगता है वो लकी हैं, ये लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिकली ऐसे मोमेंट्स के लिए, तो उस चीज़ को उसने एड्रेस करा है। नथिंग वेरी फ्लैशी अबाउट इट, बट उसने बाद में ये भी बोला कि इस चीज़ को वापस उसने बोला कि आई एम नॉट पर्टिकुलरली हैप्पी कि कैसे चीज़ें एंड हुई मेरी उनके साथ, किनके साथ? यूनाइटेड के साथ, बट आई एम नॉट पर्टिकुलरली दैट काइंड ऑफ गाय जो कि उस चीज़ को लेके बैठा रहेगा और फिर रोता रहेगा उस चीज़ के पीछे कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसी चीज़ें कर दी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन को काफ़ी मैच्योरली हैंडल करा उसने, वरना हो सकता था कुछ उल्टा सीधा बोल दे वो, एंड फिर फालतू की फर्स्ट और ज़्यादा क्रिएट हो जाती। रिगार्डलेस उसने जो टेन हैग के ऊपर बोला उससे फर्स्ट क्रिएट हो गई अल्टीमेटली। उसने यूनाइटेड के लिए बोला कि इनको टाइम लगेगा अभी भी रीबिल्ड करने में, एंड उसने ये चीज़ बोली कि अभी भी दे आर वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, बट अगर ये लोग अपने आप को पूरा टॉप टू डाउन चेंज नहीं करते तो इनके लिए आगे जाके कॉम्पीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। येस दे कैन स्टिल विन ट्रॉफीज लाइक काराबाओ कप, बट द बिग ट्रॉफीज लाइक प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, ये जीतना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनके लिए। अच्छा। जो कि अगर आप ऑनेस्टली अगर आप यूनाइटेड फैन हो तो आई थिंक आप सब लोग उसकी बात को समझोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं। आई थिंक ये सबको पता ही था। आई डोंट थिंक मैक्सिमम यूनाइटेड फैन समझते हैं। हम ही जब यूनाइटेड की बात करते हैं, मुझे याद है ये लोग पहला मैच शायद जीत गए थे ना अभी इस सीजन, और हम लोगों ने पूरा वो कवर किया था कैसे इन लोगों की मेंटालिटी बहुत ही घटिया है इसमें। एंड वो अभी एग्जैक्टली प्रूव भी हुई है ब्रूनो फर्नांडिस के स्टेटमेंट से। वो उस वक्त एक मैच जीत गए थे तो हमारी वीडियो पे जितने भी कमेंट्स थे वो सारे ये थे जीरो बॉल नॉलेज, ये वो कैसे बोल दिया यूनाइटेड को, ऐसे ऐसे कर दिया। इट्स फैक्ट्स। आई थिंक यूनाइटेड फैंस बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं एंड बहुत डिल्यूजनल है भाई। हाँ, मतलब डिल्यूजनल है इन द सेंस कि आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि अगर आपको इम्प्रूव करना है तो you'll have to take criticism, एटलीस्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा उसको। मैं एज अ बारसा फैन अगर भी ये कह दूं कि हम लोग मैड्रिड से बहुत आगे हैं तो मैं डिल्यूजनल हूँ फिर। अब लग तो कुछ और ही रहा है। इस सीजन अभी जो चल रहा है वो नहीं, सीजन के स्टार्टिंग जब पहला मैच हुआ था, जब हमने यूनाइटेड के लिए पहले मैच की बात करी, अगर सीजन के स्टार्टिंग से पहले कौन बोल रहा था बारसा बेटर होने वाली है इस बार, तो भाई सेम मैन यूनाइटेड के लिए है भाई, और वो तो प्रूव भी कर रहे हैं ना, हम लोग सही प्रूव कर रहे हैं। राइट, आई थिंक वही है कि अगर आप उसका एक्नॉलेज नहीं करोगे तो आप ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो उसने वही बोला कि अब धीरे धीरे दे आर देमसेल्फ शोइंग कि इस चेंज को लाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओनर्स चेंज हो गए, स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। तो यूनाइटेड को खुद भी पता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, बट फाइनली उन लोगों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ रोनाल्डो ने बोला है अल्टीमेटली। देन उसके बाद वो कहता है कि इट डज़ नॉट मैटर कि आपके पास कितने टैलेंटेड प्लेयर्स हो, क्योंकि उससे बोला कि जितने प्लेयर्स हैं अभी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो तुम्हें लगता है इस सीजन ये लोग कुछ कर पाएंगे। तो उसने फिर से उस चीज़ को रिइटरेट करा कि एक क्लब को सक्सेसफुल बनाने में इट डज़ नॉट एक्चुअली मैटर कि आपके पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं या नहीं। हाँ, उसका रोल होगा काफ़ी बड़ा, बट एक क्लब को एज अ यूनिट सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें मैनेजर आएगा, जिसमें बैकरूम स्टाफ आएगा, जिसमें ओनर्स आएंगे। वो सब लोग जब तक एक ही डायरेक्शन में, एक ही विजन में, एक ही एम लेके काम नहीं करेंगे
तब तक उस क्लब का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब वही है ना कि शायद इन जनरल जो जनता है वो शायद इस चीज़ को एकदम डिटेल में नहीं समझती। सब लोग प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने को रेडी होते हैं, मैनेजर को क्रिटिसाइज करने को रेडी होते हैं, बट ये यूनाइटेड इतना बड़ा क्लब है और ये कितने साल से, मतलब 10 साल से लोग एकदम ट्रेंचेस में ही हैं। तो क्यों नहीं उठ पा रहे डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल न्यू प्लेयर्स, मल्टीपल न्यू मैनेजर्स? एक रीज़न है ना ऑब्वियसली, क्योंकि इनका बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। ये सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है कि आपने ऊपर के प्लेयर्स जो कि दिख रहे हैं आपको वो चेंज कर दिया। वो बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है। मे बी उनके कल्चर में प्रॉब्लम है, कैसा फुटबॉलिंग कल्चर है क्लब के अंदर, कितना सीरियसली लेते हैं फुटबॉलिंग साइड को। ये सब कहना बहुत आसान है, ये सब चेंज कैसे करोगे आप? आपने ओनर्स चेंज कर दिए, मैनेजर अभी वही है, प्लेयर्स मोस्टली वही है, रैशफोर्ड के लोग अभी भी नहीं हटा सकते। तो कल्चर भी, ये सब बातें कहनी बड़ी आसान है, पर अगर आप ये सब चेंजेस प्लान भी करते हो तो ये डेकेड्स के ओवर होने वाले प्लान नहीं है। हाँ, ये 2 साल में होने वाली चीज़ें नहीं है, इनमें सालों 10-20 साल लगते हैं चीज़ें करने। एक सक्सेसफुल क्लब को बहुत ही ज़्यादा एक ट्रोल्ड क्लब बनने में भी तो 10 साल लगे ना। वही तो इसी तरीके से उनको वापस ट्रोल्ड क्लब से लेके वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड में भी टाइम लगेगा। तो वही है, मतलब ये तो बहुत मतलब बेसिक चीज़ है। आई होप सारे फैंस ये चीज़ समझते हैं कि क्या ये पॉसिबल है आज के टाइम में, जहाँ पे टर्नओवर्स इतने क्विक होते हैं? टर्नओवर टाइम आज के डेट में 3-4 साल का है, रिजल्ट टाइम में तो चेंज। आई थिंक इन लोगों ने सबसे मेजर चीज़ तो चेंज कर दी, वो थी ओनर्स। एंड टेन हैग चलो अभी भी मैनेजर है एंड प्लेयर्स भी इनके काफ़ी सारे वही हैं, बट एटलीस्ट दे आर स्टार्टिंग टू ब्रिंग इन न्यू प्लेयर्स जो कि होपफुली एक नई न्यू रे ऑफ होप लेके आ सकते हैं। भाई नए प्लेयर्स ला तो रहे हो, बट जब तक आप वो कहते हैं ना, मतलब गार्डन में जो वीड्स हैं उनको आप नहीं हटाओगे या उनको एटलीस्ट बेंच करने की हिम्मत नहीं रखोगे। अब हमने देखा था कैसे सीजन के पहले गेम में ही गर्नाचो वगैरह गए भाड़ में, रैशफोर्ड को अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे स्टार्ट कराना है, एंड सो मेनी यूनाइटेड फैंस आर एक्चुअली डिफेंडिंग हिम इवन इन आवर कमेंट सेक्शन। पूरी दुनिया में तो छोड़ो। तो इट टेल्स यू कि वो कल्चर जो है वो इंडिया में बैठे एक फैन के भी दिमाग में कितना डीप रूटेड है कि वो कुछ भी डिफेंड करने को तैयार है आज की डेट में। वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहे प्रॉब्लम्स क्या हैं। आई थिंक हम लोग पहले से लेके अब तक देखें तो पहले मैग्वायर था, लिंडेलॉफ था, लूक शॉ था, रैशफोर्ड था, स्कॉट मैकटोमिने था, फ्रेड था। ये बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको पता नहीं क्यों बेंच करा नहीं जाता था एंड बहुत प्रोटेक्ट करके रखते थे। आज के टाइम पे पूरी स्क्वाड के अंदर, पूरी प्लेइंग 11 के अंदर सिर्फ रैशफोर्ड है, बाकी सारे प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं। तो आई डेफिनेटली थिंक कि एटलीस्ट दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब वो किस पेस से मूव करते हैं, टेन हैग का भी जो एटीट्यूड रहा है ऑफ द पिच, जिस तरीके से वो एक्सक्यूजेस देता है, आई डोंट पर्टिकुलरली लाइक इट। जब आपका नहीं ना, तो ही इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो है ही, बट एटलीस्ट द क्लब ने एक स्टेप तो रखा है राइट डायरेक्शन में। हाँ बिल्कुल। कैसे उस चीज़ को और इम्प्रूव करते हैं वो आगे देखने वाली बात है। एक तो वही है ना कि आप हर चीज़ एक साथ चेंज भी नहीं कर सकते और उसको भी थोड़ा स्विफ्टली चेंज करना पड़ता है ताकि क्लब एकदम ही ना डूब जाए या फैंस एकदम ही विश्वास ना छोड़ दे उसके ऊपर। बट मूविंग ऑन, रोनाल्डो जो टेन हैग पे मेनली जो कमेंट्स डालते हैं वो ये है कि एज अ मैन यूनाइटेड मैनेजर आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग प्रीमियर लीग नहीं जीत सकते, हम चैंपियंस लीग नहीं जीत सकते। आपको एटलीस्ट चलो इस तरीके से फ्रेम करो कि मे बी उतना पोटेंशियल नहीं है बट हम लोग ट्राई तो पूरा करने वाले हैं। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर जब रोनाल्डो यूनाइटेड गया था, भाई हर किसी को पता था यूनाइटेड की बस की नहीं है जी। पर वो बंदा लिटरली टू हिज क्रेडिट कह रहा था कि हम यहाँ पे टाइटल जीतने के लिए आए हैं, मैं यूनाइटेड वापस आऊँ ताकि हम दोबारा इनको टाइटल जिता पाए, इंक्लूडिंग प्रीमियर लीग एंड इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग बाय द वे। जब उसने वो कितने 5-6 लीग मैचेस में 5-6 गोल मार दिए थे। राइट। तो अगर वो बंदा जो कि 37-38 का था उस टाइम पे, ही इज नॉट इवन एट हिज पीक, इनफैक्ट फार अवे फ्रॉम इट, उसका 50% भी नहीं खेल रहा था उस टाइम पे। वो बंदा अगर मेंटली उस लेवल पे रह सकता है तो मैनेजर का क्या हक बनता है भाई बोलने का ये। और पोर्चुगल का उसका जो नेक्स्ट कैप्टन होने वाला है मोस्ट लाइकली ब्रूनो फर्नांडिस, जो कि यूनाइटेड का करंट कैप्टन है, उसका क्या हक बनता है ये सब बकवास करने का? उसने तो मतलब ब्रूनो फर्नांडिस ने जो चीज़ कह दी थी कि वी आर नॉट रेडी टू विन द प्रीमियर लीग टाइटल, भाई तीसरा सीजन इंचार्ज है टेन हैग का, भाई क्लब से निकाल देना चाहिए ऐसी चीज़। मतलब तुम कैसे कह सकते हो भाई यूनाइटेड के कैप्टन होके तुम ऐसी कैसी फालतू की स्टेटमेंट लाके कह सकते हो? मतलब इट इज एक्चुअली शेमफुल कि तुमने ये चीज़ बोली है पब्लिक में आके। अब ब्रूनो फर्नांडिस कौन है भाई? बुस्केट्स ने एक बार बोल दिया था बार्सा की तरफ से, ये जो कैप्टन था, कि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं वगैरह। भाई आग लग गई थी, कैसे बोल दिया, हिम्मत कैसे हुई सब बोलने की। हालांकि फिर वो काइंड ऑफ बार्सा भी उस मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट करने लग गई थी, होपफुली अब वो चेंज होगा। बट यूनाइटेड का कल्चर इज इवन वर्स राइट नाउ, क्योंकि वो चीज़ 10 साल हो गए उस चीज़ को होते हुए। ये लोग इतना
कंफर्टेबल हो गए मीडियोक्रिटी के साथ कि अब इनके कैप्टन भी ये सब बातें बोलने लग गए यार। आई थिंक बारसा के फेवर में एक पॉइंट ये है कि उनके फैंस एटलीस्ट आर स्टिल डिमांडिंग। नहीं, आई थिंक काफी हद तक वो सोबर डाउन हो गए। मतलब चेंज हुआ है बट स्टिल डिमांडिंग। एंड आई होप कि जो परफेक्ट सिचुएशन हो सकती थी वो हो गई है अभी। हांसी फ्लिक जैसा बंदा आ गया जो तुम 8 गोल मारोगे तो भी क्या कम मारे। तो एग्जैक्टली वही मेंटालिटी हमें चाहिए थी एंड बारसा ने जैकपॉट हिट कर दिया है वो, एंड वो दिख भी रहा है हमें। चाहे आगे क्या होता है लीग में नहीं पता, पर अभी जो साइंस हैं 5 में 5 मैच जीते हैं भाई साहब, और क्या डोमिनेट करके जीते हैं। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, मैनेजर कह रहा है हम केपेबल नहीं है, कैप्टन कह रहा है हम केपेबल नहीं है, प्लेयर्स तो बोलेंगे, प्लेयर तो एक नंबर के सब राजा बन के बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई इस टीम से? रोनाल्डो ने बहुत हम्बली ये सब बोल दिया, तो 4 गाली पड़नी चाहिए थी वैसे तो कायदे से। हाँ राइट, मतलब कायदे से तो बोल देना चाहिए था उसके अंदर ही। बट उसने बोला टेन हैग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्लाइट डिसएग्रीमेंट रहेगा रोनाल्डो से। रोनाल्डो पूरा पंडित बनने वाला पता है। हाँ, मुझे लगता है आगे जाके जिन चीजों को वो गाली देता था ना एज अ प्लेयर, वो वही चीजें करेगा, देखना। पता नहीं भाई ये हर प्लेयर का एवोल्यूशन होता है हर स्पोर्ट में। आई डोंट थिंक सो। जो भी बंदा पंडितरी में जाता है, कमेंट्री में जाता है, आई डोंट थिंक कमेंट्री में जाने वाला है वो। हाँ, कमेंट्री नहीं, बट एक तरीके से अगर तुम अपने यूट्यूब चैनल पे ये सब करो, वो भी कमेंट्री एक तरीके। आई थिंक पता है पॉइंट ये होती है कि जैसे गैरी नेवेल और ये सब प्लेयर जो गालियाँ देते हैं ना, ये चीज़ें बहुत वाइडली नोन है कि इन लोगों को पैसा इसलिए मिलता है जब ये लोग कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। तो जब ये लोग उल्टा सीधा, हाँ प्रूफ नहीं है, बट मतलब रोनाल्डो जैसे लोग भी कह चुके हैं कि इनको, मतलब अगर ये लोग ऐसा नहीं बोलेंगे तब तक इनको पैसा वैसा टाइप का नहीं मिलेगा। एंड अगर आप मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो इट मेक सेंस ऑल्सो। जब तक आप एक फ्लैशी कुछ चीज़ नहीं बोलोगे, हो सकता है आपको तब कवरेज ही ना मिले, तो इट गोज हैंड इन हैंड। बट आई थिंक रोनाल्डो जब तक यूट्यूब पे वो पर्सनली अपने ओपिनियन से रिस्ट्रिक्टेड है, उसे किसी के अंडर रह के कुछ फोर्स्ड कुछ नैरेटिव नहीं डालना पड़ेगा। Which is why he can get even saltier. नहीं यार, मतलब मुझे लगता है बहुत अनलाइकली है कि रोनाल्डो वैसे टाइप की कमेंट्स। तुमने सोचा था कि वो ये प्रॉपर फुल टाइम यूट्यूबिंग कर रहा होगा आज से 2 साल पहले? नहीं, फुल टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि फुल टाइम यूट्यूबिंग कर रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब आई नेवर थॉट कि रोनाल्डो यूट्यूब के अंदर आ जाएगा। बट स्टिल एक जो आदमी की मतलब जो बेस पर्सनैलिटी होती है, आई डोंट थिंक रोनाल्डो वैसा टाइप का है कि भाई रिटायर हो जाएगा उसके बाद वो बैठ के नहीं मेसी ने मेरे साथ ये करा था, इन लोगों ने मेरे साथ ये करा था। नहीं, मेसी ऐसे रिटायर्ड प्लेयर्स नहीं, जो करंट मैचेस हो रहे हैं उनके बारे में कितनी मैच्योरली उसने ये चीज़ हैंडल करी, ये क्वेश्चन। क्योंकि अभी वो खुद भी खेल रहा है ना, तो सऊदी में खेल रहा है ना, वो तो बोल चुका मैं ये रिटायर होने वाला। अच्छा, 10 साल बाद क्या होगा? आई डोंट थिंक सो ये चीज़ होने वाली है। बट उसने बोला कि टेन हैग को जो एक्स प्लेयर्स रह चुके हैं, जैसे रूड वैन निस्टेलरॉय अब टीम मैनेजमेंट में आ चुका है, तो उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि पहले कैसा एनवायरनमेंट रहता था, कैसे प्लेयर्स के साथ डील करना है। ये सब जो लोग ड्रेसिंग रूम में रह चुके हैं अपने टाइम में एज अ प्लेयर, उनको यूजुअली बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे एज अ कोच हैंडल करना है प्लेयर्स को, विच इज़ फेयर। क्योंकि जितने बड़े मैनेजर्स लाइक एंसेलोटी, गुआर्डियोला, मूरिन्यो, सर एलेक्स फर्गसन, क्लॉप, सब लोग अपने टाइम पे प्लेयर रह चुके हैं, एक डिसेंट लेवल पर तो एटलीस्ट रह चुके हैं। तो टेन हैग भी प्लेयर रह चुका है, बट वो नेदरलैंड्स लीग में खेलता था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की लीग थी नहीं वो। तो उसने बोला कि एक्स प्लेयर को सुनो। ऑल्सो उन्होंने नाम लिया कि अब रॉय कीन को सुन लो, रियो फर्डिनेंड का खुद का नाम ले लिया कि तुम्हारी बात सुन ले, सर एलेक्स फर्गसन की बात सुन ले। आई थिंक मैं थोड़ा इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अब भाई जबरदस्ती में घुसाने की कोशिश मत करो। भाई मैनेजर है, ये थोड़ी कि किसी का भी चलते हुए सड़क पे सुन ले किसी की बात है। मैनेजर, ये प्लेयर्स वैसे हैं, बट यू गेट द पॉइंट। मैनेजर इज अ मैनेजर, किसी रीजन से उसको उस पोजीशन पर रखा गया। तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए भाई कि किसी कमेंट, मतलब कोई एक्स प्लेयर है जो कि अब पंडितरी करे उससे आके सजेशन। हाँ, आई थिंक वो बहुत फालतू की चीज़ है। रूड वैन निस्टेलरॉय वाला पॉइंट मैं तब भी समझता हूँ, क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट के अंदर ही है इस टाइम पे, तो उससे आप तब भी कंसल्ट कर सकते हो, बट कंसल्ट कर सकते हो, ये नहीं कि वो चलाएगा। जो फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए वो मैनेजर की होनी चाहिए। अब वो सही है या गलत है वो डिपेंड्स ऑन के मैनेजर के। बस मुझे लगता है कि मैनेजर कुछ भी करे, अगर तुम रिजल्ट दे रहे हो और सही इंटेंशन के साथ रख रहे हो, तो फिर किसी का हक नहीं है तुम्हें इतना क्रिटिसाइज करने का। अभी क्रिटिसिज्म जो टेन हैग का हो रहा है वो इस बात के लिए रहा है, तुम्हारा इंटेंट ही सही नहीं है अभी। तो रोनाल्डो भी जो ये सब क्रिटिसिज्म दे रहा है वो तभी तक वैलिड है जब तक इंटेंशन और रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे वो दोनों चीजें फिक्स हो गई, फिर रोनाल्डो का भी कोई हक नहीं बनता ये सब बोलने का। फिर अगर क्लब साइड डायरेक्शन में जा रहा है फिर तो नहीं बोल कोई हक सकता। नहीं बनता। बट टेन हैग इसको लेके पलटवार करता है और कहता है कि ही सेड दैट मैन यूनाइटेड कांट विन द प्रीमियर लीग, ही सेड दिस इफ यू रीड द आर्टिकल वेरी वेल। फिर उसने कहा कि वो सऊदी में बैठा है, बहुत दूर है मैनचेस्टर से, वो अपना ओपिनियन रख सकता है। आई थिंक भाई टेन हैग शायद समझा नहीं क्या बोला जा रहा था, क्योंकि उसने पलट के उल्टा ही कह दिया कि रोनाल्डो कह रहा है कि प्रीमियर लीग जीत सकता है, आप आर्टिकल ढंग से पढ़ो।
तो मतलब इसमें वो भी यार उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम हो। भाई मुझे नहीं लगता इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम है भाई वो तो ये मतलब कोई एक मैनेजर ऐसा क्यों बोलेगा भाई, ये तो तुमने उसका वो नहीं देखा था इंटरव्यू अभी एक आया था जिसमें एक वो मीडिया का बंदा था, रिपोर्टर था, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछ रहा था, उसने पलट के सुना दिया ना कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स है टेक्निकली, प्रेसिंग में ये हो रहा है, सेकंड बॉल लूज करो वगैरह वगैरह। तो टेन हैग को तो भाई मतलब उसकी शक्ल से दिख रहा था अनकंफर्टेबल हो गया था वो, हंसने की एक्टिंग करके बोल रहा है दैट इज हाउ यू थिंक। सो आई थिंक उसने बहुत बेवकूफ़ी भी करी थी ये चीज़ बोल के कि तुम बताओ मैंने क्या गलती करी, एक पावर डायनामिक गलत सेट कर दिया। हाँ मतलब सब तो क्लियरली ही इज नॉट कंफर्टेबल इन दिस पोजीशन राइट नाउ। आई थिंक मीडिया को कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ आके बोलनी है, इस चीज़ को बहुत बेटर तरीके से लर्न करना पड़ेगा टेन हैग को, क्योंकि जब से वो इस क्लब के अंदर आए तब से ऐसी कुछ फालतू स्टेटमेंट्स उसने दी हैं। तो कैसे मीडिया को हैंडल करना है, जैसे सर एलेक्स फर्गसन जैसे जो मैनेजर्स थे वो बहुत तगड़ी तरीके से मीडिया हैंडल करते हैं। इवन ग्वार्डियोला, एंसेलोटी, सारे प्लेयर्स बहुत मतलब रखते हैं कि भाई मैनेजर मैं हूँ, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा ऐसा नहीं है कि मैं हर जवाब दे दूंगा तुम्हें। तो एक वो पावर डायनामिक सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी ही लर्न आगे जाके। बट जो उसके इम्प्लीकेशंस हुए इस इंटरव्यू के, गर्नाचो ने अपेरेंटली उसकी वो स्टेटमेंट लाइक कर दी जिसमें वो टेन हैग को वो बोल रहा था कि उसे रोनाल्डो की स्टेटमेंट लाइक कर दी फैब्रिज़ियो का जो पोस्ट थी उसको बंदे को बाहर निकालो भाई। तो उसके वो अगले मैच में बेंच हो गया। हाँ गर्नाचो बेंच हो गया, पर फिर वही है कि फैब्रिज़ियो ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट निकाली कि यूनाइटेड के सोर्सेस कह रहे कि इट इज़ नॉट बिकॉज कि उसने लाइक कर दी, टैक्टिकल डिसीजन है। अब एक्चुअली में हो सकता है कि वही एग्जैक्टली रीज़न हो, बट गर्नाचो को बेंच कर दिया गया इसकी वजह से। देन रिसेंटली अभी रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग का जो उसमें गया था फंक्शन में, उसने बोला था कि उससे पूछा गया था आप इतने चैंपियंस लीग गोल्स कैसे मारते हो, उसने कहा कि एक केचअप बॉटल की तरह होता है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा पुश करना पड़ता है, जब आप निकालते हो तो एक साथ निकलते हैं सारे गोल्स। तो इसके बाद अभी रैशफोर्ड ने एक गोल मार दिया अभी लास्ट मैच में जिसमें वो 3-0 जीत गए। तो एरिक टेन हैग कहता वंस अ स्ट्राइकर वाज टॉकिंग अबाउट अ केचअप बॉटल, वंस इट्स गोइंग इट्स कमिंग मोर। ये करके टेन हैग ने बोला भाई क्यों मैंने दैट इज मुझे लगता है ये एक नेवर एंडिंग बैटल हो सकता है आगे जाके, कि आगे जाके लोग कमेंट्स मारते रहे, कटाक्ष मारते रहे एक दूसरे के ऊपर। पर टेन हैग क्यों कर रहा है ये, क्या भाई ये क्या बात सेंस था बोलने का? बात बढ़ा रहा है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज के लिए भाई। वो मुझे तो बहुत मजा आ रोनाल्डो रहा ने है। चीज तो उसके लिए बोली भी नहीं टेन हैग के लिए या रैशफोर्ड के लिए। इनडायरेक्ट डिगे, पता नहीं भाई क्या होगा इसका, बट पर्सनली एज अ फुटबॉल फैन तो देख के बहुत मजा आ रहा है। क्लाउनरी लगने लग गई भाई टेन हैग से। तो मुझे एक टाइम पे मुझे इतना वो था, हर बारसा फैन को याद होगा 18-19 के टाइम पे जब उसने कहा था गिव मी मेसी एंड आई विल शो यू हाउ टू विन द चैंपियंस लीग। वहां से डाउनग्रेडिंग टू स्ट्रगलिंग एट यूनाइटेड भाई, क्लाउनरी और कैसे स्टेटमेंट दे रहा है, डिग्निटी की तरह, डिग्निटी के साथ अपने आप को कैरी करे तो अच्छा लगता है। ये क्या हरकतें? आई थिंक भाई एज अ यूनाइटेड फैन आप सबको ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि आपके एक आइडल है, एक आपका करंट मैनेजर है, आप उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे हो, डिलेमा में हो कि किसको सपोर्ट करना चाहिए। बट एज अ फुटबॉल फैन आई एम पर्सनली वेरी नहीं, जो सही है उसको सपोर्ट करो। यहाँ पे रोनाल्डो सही है। हाँ डेफिनेटली, बट वही ना, एक आपका कुछ यूनाइटेड फैंस बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं जो अभी हो रहा है वही सही है, रोनाल्डो ने गलती करी थी। कट्टर होने के चक्कर में अगर आप इतना ब्लाइंड हो जाओ कि गलतियां ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाओ तो कट्टर होने का पॉइंट क्या? राइट, बट पर्सनली एज अ फुटबॉल फैन आई एम एंजॉइंग दिस। आई होप ऐसे टाइप का कंटेंट और आता रहता है, रोनाल्डो भी ऐसा टाइप का और कंटेंट देता रहता है तो भी ज़्यादा अच्छा होगा। बट ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस करे उन सब पे आपका जो ओपिनियन होगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो से पहले ये भी बताना कि फुटबॉल कंटेंट में आप क्या प्रेफर करोगे ज़्यादा, ऐसे हम लोग जो मतलब ओपिनियन बेस्ड कमेंट्री कर रहे हैं वो प्रेफर करोगे ऑन पॉपुलर प्लेयर्स लाइक रोनाल्डो, या फिर जो मैचेस हो रहे हैं उनको हम लोग मंडेज के पॉडकास्ट में कवर करा करें, जो कि हम पहले भी कर रहे थे। मतलब वी सॉ इट ऑन द बैक एंड कि भाई लोगों को ज़्यादा पसंद ये चीज़ आ रही है, तो वी आर स्टिल इन डिलेमा। मतलब वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू टॉक अबाउट बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, यूनाइटेड। तो बताना भाई इस चीज़ को कमेंट करना जरूर, बट से ये नहीं कमेंट कर दे फिर एक्चुअली में बैक एंड पे जो हम देख रहे हैं तो ग्राफ में कुछ और दिखा। पोल्स में सब लिख तो देते हैं कुछ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेते हैं, बट जब वीडियो रिलीज होती है तो दिखती नहीं है वो चीज़। तो और भाई सब्सक्राइब याद से कर देना चैनल को। बाकी जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको जरूर देखना चाहिए यहाँ से इस चैनल पे, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको भी जाकर देखिए और वहाँ पर भी कमेंट करके बताइए आपको पॉडकास्ट कैसा लगा।